Yes, good evening to all of you friends. We start at class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, so now it is 9 p.m. We start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं तो फर्स्ट नोट करें. ऋषि, दिव्या, नेहा, अंकित, अमर, मयंक, गौरव एंड अदर्स डांस रीजर्स वी मूव फॉरवर्ड. ऑडियो वीडियो में कुछ भी दिक्कत है तो कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो, एडो डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है, और फिर बुधवार को मैं उसके जवाब अपलोड करता हूँ. ये पोर्टल पे अपना सब दिख नहीं रहा था, क्विज और लेक्चर्स, वो फाइनली उन्होंने वापस सॉर्ट किया. तो क्या ये जो पिलर 4 इन्फ्लेशन वाली टेस्ट हुई थी, अराउंड 225 लोगों ने दी. मतलब पहली बिटकॉइन की टेस्ट आप सोचो 1200 लोगों ने दी, अभी सिर्फ 225, 81% ड्रॉप. बट इट इज़ यूजुअल, वो तो हर साल होता ही है. तो उसी तरह समझो 10 लाख लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो सब लोग सीरियस नहीं होते, हम लोगों के बीच कॉम्पिटिशन है. खैर, ये जो इन्फ्लेशन वाला हैंडआउट था उसमें ज़्यादातर तो कंसेप्ट और बेसिक चीज़ें थी. तो अगर 90 मार्क्स के क्वेश्चंस थे तो कम से कम 60 तो होने चाहिए. जिनके हो रहे हैं उनको बताइए. आनी, निकिता, शैलवी, शिबा, मानसी, अनु, शमसू, जमा, ऐश्वर्या, नेहा, कुणाल, अनुपम, डॉक्टर मोहित, वैभव, रुचिका, महिमा, प्रीतेश, रूपाली, जयश्री और इनसे भी ऊपर जिन्होंने और अच्छे मार्क्स हासिल किए सबको बताइए. अब समझिए हम लोग हैं पिलर 5 में. ये गुरु शुक्र शनि रवि सोम में खत्म हो जाएगा. अगले हफ्ते ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो भी गुरु शुक्र शनि रवि खत्म हो जाएगा. तो समझो अभी नेक्स्ट 2 वीक्स में खेल खत्म. उसके बाद एक मेगा टेस्ट होगी प्रोबेबली, मतलब लेक्चर तो जल्दी खत्म हो जाए, मान लो सोमवार तक में. मेगा टेस्ट शायद 17 रविवार को होगी ताकि आपको रिवीजन का टाइम मिले. तो उस हिसाब से सारे हैंडआउट्स फ्रॉम पिलर 1 टिल द एंड उसका धीरे-धीरे रिवीजन चालू करो. इसके वास्ते मैंने यूट्यूब पे एक सीरीज चालू की है, रिवीजन सीरीज. पहला वीडियो डाला है, दूसरा प्रोबेबली परसों में डालूंगा. तो आप धीरे-धीरे उसके पहले कुछ ना कुछ चालू करो पढ़ाई. फिर शुरू करते पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब कल रात खत्म कर दिया था. आज हम खत्म करेंगे पिलर 5 भी, दैट इज सड़क ट्रांसपोर्टेशन. इसका भी हैंडआउट मैंने अपलोड कर दिया है. तो यहाँ पर मैंने कल भी आपको बताया था कि गाड़ी काफी तेज चलेगी क्योंकि ज्यादातर जनरल नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज ही है. नोट पेन लेके बैठिए, थोड़ा 5-5 मिनट पे हेडिंग लिखते रहो तो पता चले अच्छा ये दिशा में कुछ चर्चा हो रही थी. नाउ सड़क मतलब ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट के नाम पे सबसे पहले पानी में हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसके नीचे कोई डिपार्टमेंट नहीं है. स्टैट्यूटरी बॉडी एक है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी. अंतर्देशीय मतलब भारत के भीतर ये नदी नहरों पे कुछ जहाज चलाने उसका. फिर एक टैरिफ अथॉरिटी है, वो मेजर पोर्ट्स पे मान लो क्या पार्किंग फीस चार्ज करेंगे हर एक जहाज की, उसका अपन इतना काम करें. फिर कुछ अटैच्ड ऑफिस और सरकारी कंपनी पर वो भी इतने काम की नहीं. सबसे पहले हम इनलैंड वाटरवेज मतलब नदी के ऊपर जहाज चलाओ. इससे क्या फायदा है? ट्रक या रेलवे के मुकाबले कम ये पोल्यूशन करेगा, कम फ्यूल खाएगा. मतलब किलोग्राम के हिसाब से जब आप गिनो कितना वजन हो रहा है. इसके लिए इतनी जमीन आपको नहीं चाहिए जितनी रेलवे या हाईवे बनाने के लिए चाहिए. ट्रैफिक कंजेशन कम कर सकता है. तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट. अब भारत के अंदर जैसे नेशनल हाईवे होते हैं ऐसे नेशनल वाटरवेज भी है. तो जो फर्स्ट नंबर का याद रखना गंगा नदी पर है, वो 1600 किलोमीटर का है. सबसे लंबा वाटरवे नंबर 4 वो कृष्णा गोदावरी और कुछ कैनाल पे है, लेकिन वो जब कंप्लीट होगा तो वो सबसे लंबा वाटरवे होगा. इसके अलावा और भी अपन सब याद करने बैठे लंबे हो जाओगे. आज तो 1 याद रखना है कि नेशनल वाटरवेज नंबर 1 इस पे है, गंगा नदी पर है. अब इसे और डेवलप करने के लिए जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट शुरू किया गया. उसमें क्या करें, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ पोर्ट जैसा बनाओ. अभी जो गंगा नदी है हर जगह पर उतनी गहरी नहीं है, तो बड़ा जहाज ले जाना है तो जहाँ पर वो शैलो है, मतलब कम गहरी है, तो क्या करना चाहिए, ऐसा नेविगेशन लॉक बनाना चाहिए पनामा कैनाल वगैरह जैसा. फिर इधर पानी भरो फिर आएगा फिर आगे जाएगा. तो ये सब चीजें. फिर रो फेरीज मतलब उसमें आदमी भी बैठे गाड़ी भी बैठे, ये सब होना चाहिए. ट्रैफिक मैनेजमेंट का पोर्टल होना चाहिए. तो इनलैंड वाटरवेज सब टॉपिक जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट किसके वास्ते, नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जो गंगा नदी पे. फिर उन्होंने कहा कि वाराणसी में भारत का सबसे पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाएंगे. मल्टी मॉडल मतलब एक से ज्यादा तरीके से परिवहन, मोर देन वन वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो रेलवे, रोडवेज, वाटर और एयरपोर्ट सब कुछ वहां पर बना देंगे. फिर भारत का सबसे पहला फ्रेट विलेज भी वाराणसी में बनाएंगे. फ्रेट विलेज मतलब ये फेडेक्स, ब्लू डार्ट वैसी जो कार्गो कंपनी है वो अपना हेडक्वार्टर उधर खोल दें तो हम कहेंगे फ्रेट विलेज है. अर्थगंगा, ये गंगा नदी जितने एरिया में जाती है वहाँ आसपास सब विकास हो पाए. उसके वास्ते क्या करें, केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, फिर ये सब बोट टूरिज्म, कल्चरल हेरिटेज वगैरह वगैरह बातें होंगी. दैट इज अर्थगंगा इनिशिएटिव. फिर गंगा नदी पे एमवी गंगा विलास ऐसा सब 5 स्टार टाइप का वो टाइटैनिक जैसा क्रूज शिपिंग शुरू किया है जो भारत के कुछ राज्य और बांग्लादेश तक घूमता है. हालांकि अभी बांग्लादेश जाता है कि नहीं मुझे नहीं पता. इसकी टिकट पर डे की 25 से 50 हज़ार की होती है. और फिर भी जब ये शुरू किया तो 2 साल तक की तो सारी टिकट बुक हो गई थी. तो इतने सारे फॉरेन टूरिस्ट आए तो सोचो कितना सारा पैसा कमाया जा सकता है. सो इट हेल्प्स इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट. हरित नौका इनिशिएटिव मतलब नॉर्मल ये जो बोट है ये डीजल से चलता होगा, लेकिन क्यों ना इसे ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जाए. तो ऐसा टूटीकोरिन पॉट पे ग्रीन हाइड्रोजन का सब रिफिलिंग का स्टेशन बनाएंगे और ऐसे सब बोट चलाएंगे. हरित नौका इनिशिएटिव. मैंने आपको बताया कि इनलैंड वाटरवे से आप जहाज ले जाओ तो पोल्यूशन कम है, ट्रैफिक कम करेगा. लेकिन ज्यादातर कंपनियां अभी भी रेलवे या ट्रक के मार्फत अपना सामान भेजना पसंद करती है. तो सरकार ने उनको लॉलीपॉप दिया, जलवाहक स्कीम. कि अदानी जी आप अपना ये जो भी सीमेंट है ये ट्रक में नहीं, आप बोट में ट्रांसपोर्ट करो. और ऐसा करने का आपको खर्चा मान लो $100, तो उसमें हम 35% सब्सिडी आपको देंगे अगर आप इनलैंड वाटरवे से अपना ये सब कार्गो ट्रांसपोर्ट करते हैं. हालांकि ये सुविधा सारी इनलैंड वाटरवे पे नहीं, केवल नंबर 1 यानी गंगा रिवर, नंबर 2 मतलब ब्रह्मपुत्र, नंबर 16 यानी बराक रिवर, इन पे ये सब्सिडी स्कीम होगी. तो ये हमने देखा वाटर और उसमें मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट देखा, इनलैंड वाटरवे देखा, जलमार्ग विकास देखा. फिर क्या है, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो इनलैंड तो ठीक है, नदियों पे हमने बोट चला लिया, अभी समंदर में बोट चलाते हैं. तो कुछ होते हैं मेजर पोर्ट्स, उसका काम यूनियन देखता है. कुछ होते हैं माइनर पोर्ट्स, गौड़ बंदरगाह जैसे ये कंडला है, माफी मुंद्रा वगैरह है. तो मुंद्रा, सिक्का, पीपावाव, दहेज, हजीरा, ये सब का काम स्टेट गवर्नमेंट देखेगी. ऐसे जो पोर्ट्स हैं सरकारी भी हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं. अब अलग अलग टाइम पे बुक्स में लिखा है कि देयर आर 12 पोर्ट्स, 12 मेजर पोर्ट्स, और उनका काम यूनियन देखेगा. अलग अलग टाइम पे बोलते हैं अभी ये और एक नया मेजर पोर्ट अनाउंस करते हैं. तो जैसे महाराष्ट्र में वडावन उसको 13 मेजर पोर्ट बना देंगे. फिर कहा कि अंडमान निकोबार में गाल्थिया भी है उसको मेजर पोर्ट बना देंगे. पर ज्यादातर बुक्स में अभी भी 12 चल रहा है तो 12 याद रखना है. अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, आई गिव यू 40 सेकंड, जब तो मैंने टिक कर दिया है. मेरे ये क्वेश्चन में तकलीफ क्या है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट महाराष्ट्र में है, ऐसा एनसीईआरटी में दिया है. लेकिन ये पेयर टाइप का क्वेश्चन है, तो जब तक आपको सारे स्टेटमेंट पता नहीं है तब तक आप टिक नहीं कर सकते. और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि मुंद्रा पोर्ट ये सबसे बड़ा प्राइवेट ओन्ड पोर्ट है भारत में,
अदानी के हाथ में, ऐसा बुक्स में नहीं दिया, ये नेट पे सर्च करना पड़े, इसलिए ये टफ क्वेश्चन है। फिर ये वाला प्रश्न देखिए सीरियस के अंदर, अगेन आई गिव यू 30 सेकंड्स। जवाब तो मैंने टिक कर दिया है, मतलब जवाब मैंने टिक नहीं किया है, पर आप खाली ऑब्जर्व करो, जवाब आपको एनसीईआरटी में से मिल जाएगा। ये जो सब क्वेश्चन है ये यूपीएससी उठाती है क्लास 12 की ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक से। येलो कलर की बुक है, करीब 75 रुपीज में मिलती है, दुकान से मिले तो भी, अमेज़न से मिले तो भी। मेरा खास आग्रह है आप इसको खरीद के पढ़ो, क्योंकि ये जितनी पतली है उसके सामने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अलग-अलग स्टेट सर्विस एग्जाम है, सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ सब में काम आती है। पीडीएफ से देखोगे तो क्या जल्दी-जल्दी स्क्रॉल करते हैं, तो फिर ऐसा छोटा-छोटा फैक्ट्स आपकी नजर में आता नहीं, आता है तो याद रहता नहीं। तो खरीद के पढ़ना चाहिए, जब पढ़ रहे हो हाइलाइटर रखो, मार्जिन में कुछ नोट्स अपने शब्दों में लिखो, मोबाइल फोन दूसरे रूम में रखो, तभी आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। सेम अप्रोच आप ये जो भी फिजिकल ज्योग्राफी बाकी जितनी कोर एनसीईआरटी है उसमें खरीद के पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। बट फॉर सम रीजन इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट तो फिर पीडीएफ देखो, वरना आप अटेंशन के साथ देखो, दैट इज माय एडवाइस। भारत के अंदर ये जो पोर्ट इंडस्ट्री है, शिपिंग इंडस्ट्रीज की क्या तकलीफ है? हमारे सारे बोर्ड पुराने हो गए हैं, मर्चेंट नेवी में जितने लोग होने चाहिए उतने नहीं है, हमें विदेशी कंपनियों से रेंट पे भाड़े पे उनके बड़े जहाज लेने पड़ते हैं, अपने पास बड़े जहाज नहीं है, डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट शिपिंग पोर्ट नहीं है। तो बड़े जो शिप होंगे मान लो टाइटैनिक साइज के, वो इंडिया में पार्क ही नहीं हो सकता, उसको आपको श्रीलंका पार्क करना पड़ेगा, उसमें से फिर 4 छोटे बोट में आप सब माल अनलोड करोगे, फिर जाके भारत में लाओगे, तब जाके, क्योंकि वो बड़ा शिप पार्क ही नहीं हो सकता। तो ये एक तकलीफ है। जो पोर्ट्स बना दिए लेकिन उसके पीछे हिंटरलैंड मतलब पीछे के इलाके में रेल रोड कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होनी चाहिए वो है नहीं। पोर्ट्स को साइज में बड़ा करना है, लेकिन उसके वास्ते या तो आपको मैंग्रोव वाले जंगल काटने होंगे, या किसानों की किसी की जमीन लेनी पड़े, ये सबके विवाद और विरोध चलते रहते हैं। फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, मतलब ये सामान परिवहन की, अब इसको बहुत याद नहीं रखना है। लॉजिस्टिक का काम कौन देखता है? तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री नहीं देखती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री देखती है, ऐसा याद रखना है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, वो ऐसा कहता है कि मुंबई में आप एक ऐसा पार्क बना दो, फिर मुंबई पोर्ट से जो भी सामान उतरा तो वो बड़े-बड़े ट्रक में आप भरो, और फिर वहाँ से उसको दिल्ली भेजो, फिर दिल्ली में दूसरा पार्क बनाओ, वहाँ से छोटे ट्रक में भेजो, फिर दिल्ली गुरुग्राम, नोएडा में आप भेज दो, फिर उसी तरह कहीं और। तो ऐसे सब जो पार्क्स बनाए जाएँ जहाँ पर बड़े-बड़े साइज़ और स्केल पे कार्गो का काम हो, उसे हम कहें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल मतलब क्या? रेल, एयरपोर्ट, शिपिंग, ट्रक सारी वहाँ पर फैसिलिटी होगी। तो अब ये सब आएगा तो कोई मैं रैंकिंग दूँगा, मैं भी रैंकिंग दूँगा, तो फिर मैं भी रैंकिंग दूँगा, इसका कोई अंत है नहीं। याद है तो ठीक है, नहीं तो बाकी सब्जेक्ट तैयार करो। मतलब रैंकिंग करनी चाहिए कैसा, जैसे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, बड़े-बड़े वाले करने चाहिए, ये तो लंबे हो जाएंगे आप करेंगे तो। नाउ शिपिंग के अंदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट देखा, इनलैंड वाटरवेज देखा, गंगा नदी पर जलमार्ग विकास कर लिया, सागरमाला पोर्ट डेवलपमेंट। तो शिपिंग मिनिस्ट्री सब टॉपिक सागरमाला क्या है? नए-नए पोर्ट्स बनाएंगे, पुराने पोर्ट्स को और एक्सपांड करेंगे, फिर कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, वहाँ पर रेल रोड कनेक्टिविटी होगी। ये जो मछुआरे हैं, उनके बच्चों को मछली नहीं पकड़नी, तो उनको हम स्किल डेवलपमेंट एमबीए के कोर्स कराएंगे, मर्चेंट नेवी का ये सब जहाज कैसे चलाते हैं, रिपेयर कैसे करते हैं, ये सब सिखाएंगे। तो दैट इज सागरमाला इनिशिएटिव। फिर इन्होंने बनाया ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। आपका शिपिंग मिनिस्ट्री ने बनाया होगा, नहीं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाया होगा, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने बनाया। कि ब्लू इकोनॉमी मतलब क्या? कि अपने पास समंदर में जो भी लिविंग रिसोर्सेज है, algae, fish, झींगा मछली, नॉन लिविंग रिसोर्सेज है, ऑयल, गैस, पॉलीमेटालिक मॉड्यूल्स, ये सबको हम और एक्सट्रैक्ट करेंगे, इससे जॉब्स क्रिएट होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, ये सब बातें। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मतलब क्या? कि मान लो बांग्लादेश के पास अच्छी क्वालिटी के पोर्ट्स ना हो, तो वो अपना सामान जैसे-तैसे भारत के बड़े पोर्ट्स में भेजे, फिर यहाँ से इधर-उधर एक्सपोर्ट कराने की कोशिश करे। तो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मीन्स अलाउइंग अनदर नेशन टू एक्सपोर्ट इट्स गुड्स थ्रू आवर एयरपोर्ट एंड शिपिंग पोर्ट्स। तो हमने बांग्लादेश को ये सुविधा दी थी, फिर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि नहीं मेरे को चीन की गोद में बैठ जाना है, तो फिर मोदी जी ने कहा ठीक है उधर बैठो, तो फिर ये फैसिलिटी बंद कर दिया। तो दैट इज ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी। एनीवेज लेट मी ज़ूम इन, ये माइंड मैप आपके हैंडआउट में है। वाटर के अंदर हमने क्या देखा? इंडियन वाटरवेज खास तो नेशनल वाटरवेज नंबर 1, उसमें गंगा नदी जलमार्ग विकास, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, सागरमाला इनिशिएटिव देखा। फिर पोर्ट्स का सब जनरल नॉलेज खास तो आप ये एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी में से करें, तो दैट इज द शिपिंग। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन रोड में। तो उसके लिए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसके नीचे डिपार्टमेंट कोई है नहीं। स्टैट्यूटरी बॉडी एक है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई। सरकारी कंपनी वो इतनी काम की नहीं। अलग से डिफेंस मिनिस्ट्री का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, और राज्य सरकारों का पीडब्ल्यूडी होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो वो भी अलग-अलग जात के रोड बनाने का कुछ-कुछ काम देखता है। भारत में रोड के अलग-अलग जात होते हैं। नेशनल हाईवे जो अलग-अलग स्टेट्स को कनेक्ट करे, स्टेट हाईवे जो स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करे, डिस्ट्रिक्ट रोड आप समझते हैं, विलेज रोड आप समझते हैं। एक्सप्रेसवे क्या है? जैसे अहमदाबाद और वडोदरा के बीच एक्सप्रेसवे बना है, तो ऐसा क्यों 6-7 गाड़ियां एक ही साथ एक पैरेलल चल सके, सब 100 की स्पीड पे चल सके, ऐसी अफलातून चीज है। तो सवाल है भारत सरकार के पास इतना पैसा नहीं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक प्राइवेट कंपनी आईआरबी, इन दोनों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में मिलकर बनाया। फिर वहां पर आप जाएंगे, टोल का फीस भरो, ये सब चलता है। सो दैट इज एक्सप्रेसवे। यूजुअली ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब दो कंपनियां या एक खास जात की कंपनी बनाई जाए जिसका ये काम होगी, तुम ये हाईवे बनाओगे और चलाओगे। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसका मुद्दा है, तो मींस के लेक्चर्स में जून महीने में और आराम से पढ़ेंगे। ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, रोड बनाने का पैसा किधर से लाती है? कुछ तो टैक्स में जो पैसा आता है, पेट्रोल डीजल पे आप जानते हैं जीएसटी नहीं लगता, एक्साइज लगता है, उसके ऊपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगता है, उसमें से इनको पैसा जाता है। फिर मैंने आपको भी बताया अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे, ऐसे प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट कर लेते हैं। कुछ बार ये अपने बॉन्ड इशू करते हैं भारत में, लंदन में, कुछ बार इनको वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मिल जाता है। तो दिस इज हाउ दे मोबिलाइज द फंडिंग। अब जो रोड बनाने हैं, गांव में एक ग्राम सड़क बनानी है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देखती है। पुरानी योजना प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के जमाने में शुरू हुई थी। बाकी जो हाईवे है, राजमार्ग है, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है, और उनकी योजना का नाम है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम एनएचडीपी। अब जो एनएचडीपी में हाईवे बने उसको रिपेयर करना है, उसमें और नए हाईवे ऐड करने, तो भारतमाला स्कीम है, भारतमाला स्कीम है। तो ग्राम सड़क योजना है भारतमाला। अगर ये रोड जा रहा है और उधर से रेलवे क्रॉसिंग भी है, तो बहुत जगह पर चौकीदार खड़ा नहीं होता, तो जिनको ट्रैक्टर लेके जाने पता नहीं उनको क्या जल्दी रहती है, तो वो हमेशा भगा के जाएंगे और एक्सीडेंट में मर जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? लेवल क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए, एक ही लेवल पे नहीं, एक मतलब ट्रेन या तो ऊपर जाए, नहीं तो गाड़ी नीचे से जाए, ऐसा कर दो। तो सेतु भारतम वो क्या है? ऐसा लेवल क्रॉसिंग मत रखो, ब्रिज बना दो। फिर एक है सेतु समुद्रम, कि भारत और श्रीलंका के बीच, मतलब अभी जहाजों को ऐसा श्रीलंका से घूम के जाना पड़ता है, आप इधर से क्यों नहीं जाते? इधर से जाएंगे तो वो सब कोरल रीफ है और ये शैलो, मतलब इतना गहरा वाला समंदर नहीं है, तो क्यों ना वहां पर खुदाई करके कैनाल बना दे बिटवीन दिस पार्क बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार टू रिड्यूस द टाइम एंड फ्यूल ऑफ द शिप्स। मतलब जल्दी पहुंच जाएगा, कम डीजल खाएगा जहाज। और इसमें मतलब दो प्रकार के विरोध हैं। एक ये राम सेतु है जहां से प्रभु श्री राम गए थे लंका में, और दूसरा ये कोरल रीफ सब आप खोद देंगे तो बायोडायवर्सिटी को नुकसान होगा, उसका सब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल वगैरह चलता है। सो दैट इज सेतु समुद्रम। तो हाईवे मिनिस्ट्री देखा, गांव में सड़क बना दी, हाईवे बनाने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट है। इसके बाद चीजें सब कि पोल्यूशन कम करते हैं। पोल्यूशन कम करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करो। नॉर्वे के अंदर 40% कार इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चाइना में 2%, भारत में 1%।
तो इसको और बढ़ाने की जरूरत है। इसके वास्ते सरकार ने एफडीआई रिलैक्स किया, फिर एक फेम स्कीम लेके आए। तो फेम स्कीम के अंदर ये सब मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोशन करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोशन करेंगे। फिर उसका फेज 2 हमने बनाया कि जिसमें चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे, सरकारी ये जो बस होती है वो भी सब इलेक्ट्रिक वाली चलाएंगे, ये सब बातें। फिर बात ये हुई फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम पीएमपी, मतलब वो ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके वास्ते मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री को सब्सिडी या मदद करेगी, और जो स्मार्ट वॉच, टच स्क्रीन पैनल, माइक्रोफोन ये सब बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री मदद करेगी। तो मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसा ही है और इसका नाम अलग है फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? आप जानते हैं इधर गर्मी ज्यादा है तो बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी, और बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी तो आप लंबे डिस्टेंस तक गाड़ी लेने जा सकते इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो क्लाइमेट स्पेसिफिक रिसर्च डेवलपमेंट करना होगा, चार्जिंग स्टेशन बनाने होंगे, यूनिवर्सल चार्जिंग स्टैंडर्ड, मतलब समझो आईफोन का ऐसा चार्जर हो, एंड्रॉइड का ऐसा हो, तीसरा नोकिया का ऐसा हो, तो फिर चार्जिंग स्टेशन पे भी तो ये तकलीफ आ सकती है, अलग अलग ब्रांड की जो कार्स हैं उनके अलग अलग चार्जिंग पोर्ट्स हो, तो सबको एक समान होना चाहिए। इन सब इलेक्ट्रिक व्हीकल में चाहिए बैटरी, बैटरी में चाहिए लिथियम, तो लिथियम की माइंस हमें बाहर से एक्वायर करनी होगी। इसके वास्ते हमने एक कंपनी बनाई है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसमें नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, बाकी कंपनियों ने पैसा इन्वेस्ट किया। ये खनिज विदेश इंडिया क्या करता है, अर्जेंटीना में, चिली में, अलग अलग देशों में जाके या तो माइंस खरीदता है, लीज पे लेता है और वहां से सब मिनरल एक्सट्रैक्ट करके भारत में लाता है। मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसको चार्ज होने में 2 घंटे लगे, आप समझो पेट्रोल पंप पे आ गए और आपकी गाड़ी खाली है, पेट्रोल टैंक खाली है, तो वो तो 5 मिनट का काम है ना, रिफिल किया, पैसा दिया, निकल गए। पर आप क्या इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे 2 घंटे तक अपनी गाड़ी पार्क करके रख सकते हैं? अगर किया तो बाकी व्हीकल का क्या होगा? ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो यानी बैटरी चार्जिंग स्टेशन पे ऐसा होना चाहिए जैसे टीवी का रिमोट होता है, उसमें पुराना बैटरी खत्म हो गया था, आप क्या करते हैं, नया बैटरी स्वैप कर देते हैं, और मान लीजिए रिचार्जेबल बैटरी है तो उसको रिचार्ज में रखोगे और किसी और को दे दोगे। तो ऐसी बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट करेंगे, ऐसा भारत सरकार ने बजट में बोला कि बैटरी स्वैपिंग हम प्रमोट करेंगे, एक बात है। स्पेशल मोबिलिटी जोन्स, मतलब कुछ ऐसे एरिया जैसे ये क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की प्रतिमा, वो जो एरिया है उसका नाम है केवड़िया कॉलोनी। तो वहां पर कुछ इन्होंने ऐसा नियम बनाया कि कोई भी पेट्रोल डीजल वहां नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे, तो ऐसे कुछ जोन बनाएंगे वहां केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, हालांकि उसमें से कुछ निकल के तो नहीं आया, बात ऐसी है, ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले का समय में उन्होंने बनाई थी। अगर इलॉन मस्क सीधी अपनी टेस्ला कार भारत एक्सपोर्ट करे तो उस पर भारत सरकार 60 to 100% कस्टम्स ड्यूटी लगाती थी। अब इतनी महंगी गाड़ी तो कौन खरीदेगा? तो भारत सरकार ने कहा देखो इलॉन मस्क, हम तुमको एक लॉलीपॉप देते हैं कि ये जो टैक्स है 60 to 100% इसको कम करके हम 15% करेंगे अगले 5 सालों के लिए। लेकिन शर्त है, शर्त ये है कि विदिन दोज 3 to 5 ईयर्स, विदिन दोज 3 ईयर्स इलॉन मस्क ने भारत के अंदर फैक्ट्री खोलनी होगी, कम से कम $500 मिलियन इन्वेस्ट करने होंगे, और फिर वहां से वो मैन्युफैक्चरिंग चालू करे। तो अब उसमें और टाइम जाएगा, तो तब तक हम आपकी जो इंपोर्टेड कार्स हैं जिस पे अभी 60% टैक्स लगाते हैं उसको कम करके 15 कर देंगे, बशर्ते कि आप फैक्ट्री लगाओ और भारत में उत्पादन जो भी अगले 3-5 साल में चालू करो। अब आप कहें चलो वो फैक्ट्री तो लगा दे, पर व्हाट इफ ही बिकम्स ओवर स्मार्ट, इलॉन मस्क का चलो फैक्ट्री हमने लगा दिया, लेकिन वो सारा सामान चीन से इंपोर्ट करके भारत में सिर्फ असेंबल करे और बेचना शुरू करे, तो इससे भारत को कोई खास फायदा है नहीं। तो मिनिमम 25 to 50% आपकी कार के अंदर जो भी स्पेयर पार्ट और पुर्जे लगे हैं वो सब भारत के अंदर बनके आपको ऐड करने होंगे, तभी हम आपको टैक्स में ये सब छूट देंगे। अब इलॉन मस्क आप जानते हो गिलियनर आदमी है कि वो पहले ट्विटर बोला खरीदेगा, फिर उसने कहा नहीं खरीदूंगा, फिर भाव गिरा, फिर उसने कहा खरीदता हूं। तो ऐसे आदमी को पकड़ के कैसे रखोगे? इसलिए इलॉन मस्क को ये योजना में जुड़ना है तो उसने बैंकों से गारंटी लाके सरकार में जमा करनी होगी। बैंक गारंटी मतलब समझो कि बैंक गारंटी दे दे 500 करोड़ की, इलॉन मस्क फैक्ट्री नहीं लगाएगा तो बैंक वाला भारत सरकार को 500 करोड़ देगा, आपको बैंक उसके लिए फी चार्ज करेगा इलॉन मस्क से, तो इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये सब किया जाएगा तभी उसको टैक्स में ये सब माफी मिलेगी। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी किसने बनाई होगी? आप सोचिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री होगा नहीं, याद रखना ये कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बनाई है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें एफडीआई और इन्वेस्टमेंट और इन सब के साथ मामला जुड़ता है। हालांकि इसके बाद भी वो आया तो नहीं, वो असल में कर क्या रहा था, माइंड गेम खेल रहा था। उसे चीन में अपनी गाड़ियों पर टैक्स कम कराना था, तो उसने सोशल मीडिया पे ऐसा लिखा मैं मोदी जी को मिलने जा रहा हूं, तो मोदी जी ने सामने पॉलिसी अनाउंस की ताकि इसको और आनंद आ जाए, लेकिन फिर ये भारत आया ही नहीं, ये सीधा चीन गया और चीन वाले डर गए कि भारत आ जाएगा तो उन्होंने वहां पर उसको ज्यादा एक्सेस और टैक्स में माफी कर दी। तो ही इज अ शार्प एंड स्मार्ट एंड श्रूड मैन। हालांकि आजकल आप जानते हैं वो क्या डॉज में सब चला रहा था कि सरकार का मैं खर्चा कम कराऊंगा, फिर उसने कहा था 1 ट्रिलियन कम कराऊंगा, लेकिन उतना हो नहीं रहा है और उसको लगा मैं वो धंधे में पड़ा, मेरा खुद का जो धंधा है ट्विटर का और टेस्ला वगैरह वो खराब हो रहा है, तो ये धीरे धीरे वहां से निकलना चाहता है। तो मतलब समझो सरकारी संस्थाओं में जाए तो आदमी अल्टीमेटली जो बिजनेसमैन है उसको फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती तो छोड़ के आ जाना है उसको। ये सब चल रहा था, फिर एक नई योजना आई प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम, याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की है। इसमें ऐसा है कि आप कुछ भी नया ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर ट्रक एम्बुलेंस कुछ खरीदते हैं तो उसमें आपको कुछ सब्सिडी मिलेगी, और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए फंडिंग में सरकार पैसा देगी, तो दैट इज पीएम ई ड्राइव स्कीम। इसमें लोग बहुत नाराज है, नाराज इसलिए कि समझो इसमें 4 व्हीलर यानी कार खरीदने पे कोई सब्सिडी नहीं है, ध्यान से पढ़ो, 2 व्हीलर 3 व्हीलर ट्रक एम्बुलेंस, क्योंकि सरकार को पता है गाड़ियों का अगर बोला 4 व्हीलर का तो पब्लिक लिमिट में नहीं रहेगी, इतनी गाड़ियां हो जाएगी कि ट्रैफिक जाम हो जाए, इतनी सड़क चौड़ी की जा रही है, मुझे फील नहीं होता कि सामने गाड़ियां भी इतने सेम स्पीड से जा रहे हैं सब। एनीवेज अब नया चला है, फिर आप जानते हैं एप्पल और जो भी दूसरे फोन होते हैं उसमें वायरलेस चार्जिंग होता है, मतलब प्लग नहीं चिपकाना, वो नीचे प्लेट होता है उस पे आप ऐसे रखो और चार्ज हो जाएगा। तो क्या गाड़ी में भी ऐसा नहीं हो सकता? मतलब फॉरेन कंट्री में ऐसा है, क्या नॉर्मल हाईवे है तो उसमें चलाओ, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसके नीचे ऐसा प्लेट होगा, और फिर आप ये वाले ग्रीन ट्रैक पे चलाओ तो अपने आप वो चार्ज हो जाएगी गाड़ी, जैसे वो आईफोन वगैरह वायरलेस चार्जिंग में चार्ज होते हैं, जैसा इंडक्शन चार्जिंग या वायरलेस चार्जिंग। तो सरकार कोशिश करे इसके प्रोजेक्ट करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, चतुष्कोण, उसमें क्या हो गया, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, तो वहां पर जो हाईवे उसमें ऐसे सब ट्रायल करेंगे। इससे फायदा क्या है कि नॉर्मली मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बहुत 200-500 किलोमीटर क्या चल जाएगा, गारंटी कोई ले नहीं सकता, उसका बैटरी ड्रेन हो जाए, तो हाईवे पे ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके नहीं निकलते। तो आपको अगर प्रमोट करना है तो फिर ऐसी कोई चीज होनी चाहिए ताकि बीच हाईवे पर भी चार्ज करता रहे, गाड़ी चलती रहे। फॉरेन कंट्री में इसका एक और तरीका उन्होंने निकाला, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक रेल कैसे चलती है, उसके ऊपर ऐसा तार लगा होता है उससे चलता है। तो नॉर्मल स्वीडन या कहीं पर ऐसा है कि ट्रक के ऊपर भी ऐसा रेल जैसा तार लगा होता है और वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग उसका कंटिन्यूसली होता रहता है, ओवरहेड चार्जिंग। नॉर्मली कार बनाएंगे तो क्या ये डोर का फ्रेम अलग होगा, बॉनेट अलग होगा, डिक्की अलग होगा, तब शीशे अलग होंगे, ये छोटे छोटे पुर्जे जोड़ के आप बनाते हैं। इलॉन मस्क जो टेस्ला कार बनाता है उसमें क्या वो ज्यादातर फ्रेम एक सिंगल बॉडी ही होती है और उसमें समझो 4 डोर और 4 स्क्रू चिपकाने होते हैं, इसे हम कहते हैं गीगा कास्टिंग। तो जो गीगा कास्टिंग है ये ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है, उससे जो गाड़ी बने तो स्वाभाविक है इसमें आपको वाइब्रेशन कम आएंगे क्योंकि पूरा सिंगल फ्रेम से ही बना है, इसमें मतलब पुर्जे कम जोड़े गए, तो ज्यादा स्टेबल कंफर्टेबल लाइफ वगैरह। फिर हमें एक लाइन में याद रखना है गीगा कास्टिंग क्या, तो ये अगर कुछ बार ये द हिंदू और बाकी सब क्रिटिसाइज करते हैं भारत की कमी और कुछ बनाना नहीं आता, ऐसा जोरदार रिसर्च डेवलपमेंट भारत में नहीं हो रहा है, तो क्या बोलना चाहते हैं वो ये बोलना चाहते हैं। तो दैट इज ई व्हीकल। और क्या हो सकता है, भारत स्टेज एमिशन नॉर्म, मतलब जो पेट्रोल डीजल हम गाड़ियों में भरते हैं उसी के अंदर सल्फर नाइट्रोजन आदि का इंप्यूरिटीज
अशुद्धियाँ कम होनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का फ्यूल हो, तो उसके लिए भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 5, भारत स्टेज 6 ऐसा सब करने की बात है। तो मतलब समझो नया-नया आईफ़ोन है, ऐसा वर्ज़न बनाने की बात है। तो भारत स्टेज 4 था, फिर 5 तो आया नहीं, मोदी जी ने कहा सीधा 6 कर दो। ये जो 6 स्टेज वाले हैं उसमें क्या फ़ायदा है? ऐसी जो भी गाड़ी और उसमें जो फ्यूल जाएगा उसमें सल्फर और नाइट्रोजन वाला पॉल्यूशन कम होता है। मतलब गाड़ी का फ्यूल भी अच्छा बनाना पड़ेगा और गाड़ी का इंजन भी ऐसा अच्छा बनाना पड़ेगा कि पॉल्यूशन कम करे। अच्छा ये काम कौन देखता है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री नहीं देखती, ये सब देखता है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और उसके नीचे स्टैट्यूटरी बॉडी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब सोचो, अभी मान लो जो भी चला सब आईफ़ोन 16 और आपको ऐसा लगता हो कि आईफ़ोन 17 आने वाला है 2 महीने में 5 महीने में, तो स्वाभाविक आप 16 नहीं लेंगे, क्योंकि आप 16 ले लेंगे और फिर आपके 3 साल बाद बेचना है तो उसकी रीसेल वैल्यू कम आएगी क्योंकि वो बहुत पुराना मॉडल दिखेगा बाकी लोगों को। उसी तरह ये 2019 तक हम पहुँचते हैं, तो क्या भारत स्टेज 6 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब डिले हो रहा था, ये सब के चलते लोग सोचे अच्छा मैं रुकूँ कि पुराना मॉडल जो है BS4 वाले वो ले लो। आपके BS4 ले लेना चाहिए, सस्ता होगा पर रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगा जब बेचने जाओगे 5 साल 10 साल बाद, तो कोई डिसीजन ही नहीं ले रहा था। इस कारण से आप पाएंगे कि गाड़ियों की सेल बहुत कम हो गई क्योंकि ये सब लोग वेट कर रहे थे कि 4 खरीदे नहीं खरीदे, 6 आएगा नहीं आएगा, तो इन डिसीजन में गाड़ियों की सेल काफ़ी कम हो गई। तो इससे जीवन बोध क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी। आर्थिक नीतियों में जब क्लियर कट डेडलाइंस ना हो या सरकार सोच भी ले तो इन्वेस्टर्स पूरे नहीं अभी डिले करो, कोई कोर्ट में चला जाए फिर डिले करा दे, तो इससे इकोनॉमी को नुकसान होता है। मल्टीप्लाई इफेक्ट है ये। मल्टीप्लायर ऐसे कार मैन्युफैक्चरिंग बर्बाद हो तो स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमीनियम ग्लास इंडस्ट्री बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं। मतलब जब भी आप नया गाड़ी का इंजन डेवलप कर रहे हैं उसमें भी पेट्रोल डीजल डाल के चेक करना पड़ेगा, तो क्या नॉर्मल पेट्रोल पंप से लेके आप चेक करोगे? नहीं, उसमें अति शुद्ध बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का पेट्रोल डीजल डालना पड़े, उसे कहा जाता है रेफरेंस फ्यूल जो नई गाड़ियों का एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें डाला जाता है। पहले हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था लेकिन अब इसे हम भारत में ही बनाते हैं तो हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इसके बाद 1 2 5 और स्लाइड को खत्म करके हम देख लेंगे। पुरानी गाड़ी कोई 25 साल चलाए तो स्वाभाविक है वो एवरेज कम देगी, ज़्यादा फ्यूल खाएगी, उससे धुआं भी बहुत होगा, तो उनको कबाड़ी में बेच देना चाहिए। इसे कहा गया व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने बनाई। अब ऐसे बनाने से कुछ होगा नहीं, पब्लिक आप जानते मानेगी नहीं, तो कानून में ही सुधार किया गया कि आपको कंपल्सरी करना होगा वरना रजिस्ट्रेशन कैंसिल वगैरह। तो टैक्सी ट्रक वगैरह कमर्शियल व्हीकल है, 15 साल से पुराने नहीं चला सकते, ये बाइक मोपेड वगैरह 20 साल से पुराने नहीं चला सकते, तो आपको इसे कबाड़ी में बेचना है, स्क्रैपेज में बेचना है। इससे क्या फायदा है? आप व्हीकल स्क्रैपिंग में दे दो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो नया गाड़ी आप खरीदने जाओगे तो ये कैशबैक या डिस्काउंट उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो अब भाई असरानी को मजा नहीं आएगा क्योंकि ये जो गाड़ी है वो असल में गाड़ी नहीं है, वो कहता है ये मारो दीकरो है, इज माय सन। तो ऐसी जो विंटेज या म्यूजियम कार्स है उसको सरकार ने एग्जाम रखा है कि इसको आपको कबाड़ी में बेचना कंपलसरी नहीं है, पर शर्त है रोज इसको घुमाने नहीं ले जा सकते, कभी कभी एग्जीबिशन हो तभी आप इसे चालू कर सकते हैं। तो दैट इज व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। तो वैसे माइंड में दिया ही है, एक तो क्या करें इलेक्ट्रिक व्हीकल, उससे एयर पोल्यूशन कम हो, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी लाइफ का रिसर्च करना होगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, लिथियम माइंस का सप्लाई बनाना होगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग कर सकते हैं पेट्रोल में ताकि प्रदूषण कम हो, व्हीकल स्क्रैपिंग कर सकते हैं, भारत स्टेज 6 वाले जो फ्यूल और इंजन बना सकते हैं। तो हमने प्रदूषण कम कर दिया, अभी एक्सीडेंट कम करने और बाकी चीजें वो भी पढ़ते हैं पर फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं। तब तक ये क्वेश्चन ट्राई करो, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। इधर हैंग हो गया, मुझे रिफ्रेश। मैं इधर ही हूँ भाई, पता नहीं हैंग हो गया था। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स।
हाँ तो मित्रों आपको क्या लगता है ये मेजर माइनर मिनरल का क्या हिसाब है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अक्षिता, दिनेश, समृद्ध, सायरा, प्रांजल, विवेक, अंशुल, अनमोल, आंचल, खुशी, अमित, अविराज, आर्यन, आनंदिता, कौशल, सचिन, निकिता, अभिनव, राजेश, शुभम, राजीव, जहीरा, अलका, रंजीत, संकेत, महिमा, साक्षी, दीक्षा, हरदीप सिंह, कौशिका, संभवी, दुष्यंत, हयात, उत्कर्ष, अंकित, मधुकर, गौरव, अमर, ऐश्वर्या, राहुल, अल्फ्रेड, दारवी, रंजन, अविनेश, शिबा, ऋषि, निशिता, करेक्ट आंसर्स। देखिए कल हमने देखा था कि माइनर मिनरल्स में क्या आता है, नॉन मेटालिक मतलब धातु नहीं है, नॉन एनर्जी मतलब ऑयल, न्यूक्लियर, गैस, ये सब नहीं है। उसके अलावा चीजें जैसे सैंड, मिका, ग्रेनाइट वगैरह उसका काम स्टेट गवर्नमेंट देखती है। तो सैंड मतलब रेती, मेटल नहीं है, धातु नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो वो तो माइनर मिनरल है बराबर। तो वन इज करेक्ट। इस हिसाब से बी चला गया और सी चला गया। वी आर 50-50 ये हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है। अब उसके बाद की जो प्रश्न है वो ऐसा कि आपको बेयर एक्ट पढ़ना पड़े। बेयर एक्ट मतलब ओरिजिनल कानून के किस सेक्शन में क्या लिखा है वो देखना पड़े, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। तब पता चले कि ओके इसका करेक्ट आंसर बनता है ए 1 एंड 3 ओनली। तो टफ क्वेश्चन, क्योंकि इतना हम पढ़ के जा नहीं सकते, बेयर एक्ट लेवल का हम पढ़ के जा नहीं सकते। हर साल ऐसे प्रश्न नहीं आते, आए तो भी समझो कॉस्ट बेनिफिट अच्छा है नहीं कि 300-300 पेज के बेयर एक्ट कौन पढ़ सकता है। तो 50-50 से ठीक हो सके तो बराबर है, नहीं तो फिर आपको स्किप करना चाहिए इसे। फिर आप ये देखो, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, उसके नीचे अलग अलग सब ऑर्गेनाइजेशन होंगे। अपस्ट्रीम का मतलब क्या कि मान लो रिलायंस रिफाइनरी है तो ऑयल गैस कहीं से लाए तो वो अपस्ट्रीम एक्टिविटी है। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या कि रिलायंस रिफाइनरी ने पेट्रोल डीजल बनाया, अब आगे वो अदानी को बेचा और उसमें क्या भाव होना चाहिए, क्या पाइपलाइन से भेजना, ट्रक से, रिफाइनरी से, टैंकर से भेजना, ये सब डाउनस्ट्रीम बात हुई। तो डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी या बॉडी ऐसा बना 2006 में। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, वैसे मैंने टिक कर दिया, अपना ऑब्जर्व करो। आई गिव यू 30 सेकंड्स। इसमें आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है कि जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी है या बोर्ड है वो भारत का सबसे पहला रेगुलेटरी बॉडी है। मतलब आजादी हमको मिली तो भारत के अंदर इतने सब बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज कार चलाने वाले थे कि उनको पेट्रोल डीजल में कुछ दिक्कत नहीं हुई, इसलिए ये गलत आपने बॉडी बना दी। ये तो गलत है ना। उससे पहले आरबीआई सेबी से लेकर कितनी सारी संस्था बनी, तो 2006 में बनी। और हमें एग्जैक्ट ईयर ना भी याद हो तो भी आप अगर लॉजिकली सोचो तो फाइनेंशियल रेगुलेशन की बॉडीज पहले बनी होगी, पेट्रोल डीजल का तो बाद में बना होगा। सो वन इज रॉन्ग बाय एलिमिनेशन, द आंसर इज डी, माफ कीजिए बी। हालांकि बाकी के स्टेटमेंट ऐसे हैं, ये भी बुक में नहीं दी, उसकी वेबसाइट पे पढ़ो तब होता है। तो एलिमिनेशन से हो गया तो बराबर है, अदरवाइज इसको स्किप कर देना चाहिए क्योंकि बाकी स्टेटमेंट बुक्स में है नहीं, अपनी रेगुलर बुक्स में। फिर हम लोग पढ़े थे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन देखा, रोड ट्रांसपोर्ट में हाईवे मिनिस्ट्री, ग्राम सड़क योजना, हाईवे के लिए भारतमाला, पॉल्यूशन हमने कम कर दिया, अभी एक्सीडेंट कम करते हैं। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें सुधार किए गए कि दारू पी के जो चला है उसको ज्यादा जुर्माना लगे वगैरह। अब यूनियन गवर्नमेंट ने जब ये फाइन्स बहुत बढ़ा दी तो लोग बहुत विरोध करने लगे। तो मामला असल में कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब समवर्ती सूची। तो मतलब स्टेट भी बना सकता है कानून, यूनियन भी बना सकता है। तो यूनियन ने फिर ये कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये फाइन्स कम कर दे, जुर्माना कम रखेगी, 10,000 नहीं 2,000 का, तो तुम्हारी मर्जी। हमने हाई इसलिए रखा था फाइन्स ताकि लोग जरा रिस्पॉन्सिबली गाड़ी चलाएं, ऐसा यूनियन का कहना था। ये मोटर व्हीकल के कानून में सुधार क्या क्या और किए गए। अब से ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर कंपलसरी है। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मदद नहीं करता। उसका कारण ये, जिसका एक्सीडेंट हो गया मान लो उसका मोबाइल टूट के दूर गिर गया, आपको पता नहीं, आप उसको हॉस्पिटल लेके आए, हॉस्पिटल में उसको होश आया, फिर वो कहे मुझे इंस्टाग्राम चेक करना है, फिर के मोबाइल नहीं है, वो पुलिस वाले को कहेगा मेरा फोन गायब है। पुलिस वाले ने आपको देखा, वो समझ रहा है कि भाई अच्छे घर का इसने नहीं चुराया, बट फिर भी आपको परेशान करेगा ब्राइब यानी रिश्वत लेने के लिए। तो ये सब पुलिस की झंझट में कौन पड़े, इसलिए पब्लिक अवॉइड करे। तो कानून में सुधार ये किया, गुड समैरिटन, नेक आदमी जो किसी एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करता है और उसको हॉस्पिटल तक ले जाता है, तो फिर उसने अपना नाम पता पुलिस या डॉक्टर को बताना कंपलसरी नहीं है। उसे किसी सिविल क्रिमिनल केस में तुमको आना होगा, ये सब में उसे परेशान नहीं किया जाएगा, ऐसा कानून में प्रोविजन है। हम सफर पॉलिसी मतलब जो हाईवेज हैं वहां पर खाने पीने की सुविधा हो, पब्लिक रेस्टरूम हो, एम्बुलेंस की फैसिलिटी हो, हेलीपैड की सुविधा हो, मतलब मान लो बड़ा लंबा हाईवे, बीच में किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसका एयरलिफ्ट करना है, ये सब हम कराएंगे। दैट इज कॉल्ड हम सफर पॉलिसी। कैब एग्रीगेटर्स मतलब ओला उबेर क्या करते हैं, एक बार जो टैक्सी चलाने वाला है, दूसरी तरफ पैसेंजर है, दोनों को वो जमा करता है। पर ऐसे जो ड्राइवर्स हैं उनकी बहुत सोशल सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा जाता, तो इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब ट्रेनिंग, जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये सब करना होगा। भारत के लोगों का डेटा सिर्फ भारत के सर्वर में रहना चाहिए, ऐसे सुधार किए। इनका जो फेयर मतलब किराया है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक किया गया है, तो उस हिसाब से अगर बढ़ेगा तो ये बढ़ना चाहिए। कुछ लोग इधर भी झंडा उठा देते कि डब्ल्यूपीए के साथ क्यों, सीपीए के साथ क्यों नहीं। तो भाई अब आप रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का गला पकड़ो, मुझे क्यों पूछते हो, मैं तो आपको जो दिया है वो बता रहा हूँ। सर्ज प्राइसिंग, सर्ज प्राइसिंग मतलब क्या, नॉर्मल मान लो 100 रुपये चार्ज करता हूँ, शाम को 5-6 बजे वो आपसे 200 रुपये चार्ज करेगा कि अभी बहुत सर्ज है, मतलब डिमांड हाई है, तो मैक्सिमम क्या लिमिट हो सकती है, उसे कहते हैं सर्ज प्राइसिंग। उसके रूल्स रेगुलेशन बनाए गए सरकार ने या अदानी ने या जीएमआर ग्रुप ने जो भी हाईवे बनाए, तो उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट रिकवर करने के लिए वो टोल लेते हैं। अब ये जो टोल लेते हैं, आप छुट्टे पैसे दो तो उसमें टाइम काफी ज्यादा है। तो हमने देखा कैसे फास्टैग नाम का स्टिकर चिपका दो, इसमें आप पैसा भरो मोबाइल से स्कैन करके, फिर गाड़ी जाएगी तो क्या टेक्नोलॉजी था, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी, पैसा कट जाएगा, जल्दी जल्दी ट्रैफिक मूव करेगा। तो ये हुए फास्टैग वाले टोल प्लाजा। फिर सरकार ने कहा देखो ये ऐसा भी करे तो टाइम तो इसमें कुछ तो वेस्ट होता ही है, कोई ट्रैफिक प्लाजा ऐसा होना नहीं चाहिए, गाड़ी खुद ही चलती रहे। और हम ऐसे स्पेसिफिक कुछ जीपीएस सेंसर या सैटेलाइट से मैपिंग करेंगे, तो जितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली अपने आप पैसा कट जाएगा, ऐसा सैटेलाइट बेस्ड हम टोल कलेक्शन करेंगे, ऐसा सरकार ने बोला था। फिर 2025 में बोला नहीं अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी के जोखिम दिखे। वैसा कि मान लो कोई ये जो सैटेलाइट से आप व्हीकल को ट्रैक कर रहे हैं और हर एक व्हीकल में आपको कंपलसरी जीपीएस लगाना होगा, तो फिर कोई डार्क नेट या ऐसा हैकर है वो सैटेलाइट से आपका सब हैक कर दे और उसे पता चल जाए कि इस दिन मान लो जो ये बड़ा बिजनेसमैन है वो इस रास्ते से जाने वाला है, इसको किडनैप करना है, इसका मर्डर करना है, वगैरह वगैरह। तो अभी के लिए पोस्टपोन किया है। तो पॉल्यूशन डन, एक्सीडेंट डन, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट में हम जाएं तो वहां से इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत स्कोप है, क्या भूटान में, बांग्लादेश, म्यांमार, बहुत सारी जगह पर आप अपना माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं बहुत सारी नदियां हैं, नदियां हैं तो उस पर ब्रिज बनाने पड़ेंगे। अब ब्रिज का जनरल नॉलेज है वो अंधहीन नॉलेज है, आपके एंड आउट में दिया याद रहता ठीक है, नहीं याद है तो बाकी सब्जेक्ट याद करो। फिर ये कौन सी टनल सबसे ऊंची है, कौन सी टनल सबसे लंबी है, ऐसा जनरल नॉलेज टीडीएस और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में कुछ बार पूछते हैं। तो ये अटल टनल इसका ये है, ये टनल इसका ये है,
उन्होंने पूछा, मैंने हैंडआउट में दिया, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो बाकी सब्जेक्ट तैयार करो। मतलब दिस इज गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। दिलचस्पी हो जिसको उसको याद रहे, फिर नहीं दिलचस्पी हो तो बाकी सब्जेक्ट करना चाहिए। तो इसका बड़ा कोई एंड है ही नहीं, टाइम मिले तो देखना, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। ट्रांस बॉर्डर कनेक्टिविटी, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, मतलब वो पाकिस्तान में है। गुरु नानक साहब जी ने वहां पर अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे। तो भारत से जो तीर्थयात्री उधर जाना चाहते हैं तो नॉर्मली तो वीजा लगेगा, लेकिन ये वीजा फ्री कॉरिडोर है। मतलब आप जो भी अमृतसर से करतारपुर तक जाए, आप करतारपुर साहिब तक जाए तो वीजा नहीं लगेगा, आप अपना जो भी पासपोर्ट आधार कार्ड वगैरह से जा सकते हैं, सब वीजा फ्री कॉरिडोर बनाया गया। ट्रांस बॉर्डर कनेक्टिविटी में आगे मुझे कोलकाता से मिजोरम कुछ सामान भेजना है, अब क्या ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ ऐसे, इसमें तकलीफ क्या है? एक तो डिस्टेंस ज़्यादा है, बीच में अलग अलग जगह पर अलग अलग समूह, अपना हमें अलग डिस्ट्रिक्ट चाहिए, हमें अलग स्टेट से बोल के हाईवे ब्लॉकेट कर देते हैं, तो परिवहन में समस्या है। तो सरकार ने सोचा क्यों ना ये करे, कोलकाता से शिप में जहाज में भर के म्यांमार जाए, फिर म्यांमार से नदी और ट्रेन और ट्रक के मार्फत मिजोरम पहुंचा देते हैं। ये तो मल्टी मॉडल हो गया ना, क्योंकि थोड़ा शिप में गया, थोड़ा ट्रेन में गया, थोड़ा नदी पे गया। तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऐसा बनाएंगे, और म्यांमार में सितावे पोर्ट है, वहां से ये कलादान रिवर में जाएगा, उधर से मिजोरम जाएगा। ये तो चल ही रहा था, नया इकोनॉमिक सर्वे आया, उसने कई बहुत महान है, तो मैंने आपको बता दिया। इंडिया म्यांमार आइलैंड ऐसा ट्राइलेटरल हाईवे बनाने की बात है। फिर इंडिया बांग्लादेश भूटान नेपाल इन सब का व्हीकल अग्रीमेंट करते हैं, ताकि हमारा व्हीकल उधर जाए तो उसका जो भी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग लाइसेंस ये सब में सुविधा है। तो दैट इज BBIN कॉरिडोर, ये अग्रीमेंट। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, वैसा कि रशिया और ऊपर से नीचे तक वो सब ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बनाने की बात है, इंडिया रशिया सेंट्रल एशिया यूरोप, ताकि शिप रेल रोड सब इंप्रूव हो जाए। फिर ये सब सेंट्रल एशिया और ये सब पर्शियन गल्फ, ये कतर वाला, ये सब के बीच भी और ट्रांसपोर्ट इंप्रूव किया जाए, दैट इज कॉल्ड अशगाबाद अग्रीमेंट, जो तुर्कमेनिस्तान में अशगाबाद है। चाबहार, तो मुंबई से ईरान तक हम सामान पहुंचा सके, चाबहार पोर्ट में हमने डेवलपमेंट में पैसा दिया। फिर वहां से अफगानिस्तान माल पहुंचाना है तो रेलवे बनाना पड़े। अब जो रेलवे बनाना था तो पहले भारत सरकार ने कहा मदद करेंगे, लेकिन रेलवे डील में ईरान ने मना कर दिया कि आप लोग टाइम पे पैसा रिलीज नहीं करते तो हमको चाइना की गोद में बैठ जाना है, तो वो बैठ गए। तो दैट इज चाबहार पोर्ट। ग्वादर कहां पर है, तो वो पाकिस्तान में चीन वाले बना रहे हैं। फिर चाइना लेके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, मतलब अलग अलग जगह पर ये सब रोड शिप हाईवे ट्रेन ये सब बनाने के कॉरिडोर्स बनाना चालू किया। भारत को इसमें तकलीफ है, आपत्ति इस बात की कि इसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है तो कुछ ऐसे हिस्से में जाता है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उस तरह यहाँ से भी हो जाते हैं बांग्लादेश चाइना म्यांमार इंडिया कॉरिडोर, वो भी कुछ ऐसे एरिया से जाता है जो असल में लोगों ने गैरकानूनी तौर पर भारत का कब्जे में किया है, इसलिए हम इसको अपोज करते हैं। मान लो ये हेलमेट के ऊपर ISI का मार्क ना हो तो स्वाभाविक आपको नहीं खरीदना चाहिए, सेफ नहीं है। उसी तरह आपने ईरान या नॉर्थ कोरिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो FATF की ब्लैकलिस्ट में है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैकलिस्ट में है। तो कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन सिस्टम होती है, आप उसकी ब्लैकलिस्ट में, तो वहां पर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए या वो चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कैसा लाते हैं, ब्लू डॉट नेटवर्क, कि जिस प्रोजेक्ट को मान लीजिए मुंबई में नया एक ब्रिज बनाया जाए और कहा जाए इसको ब्लू डॉट सर्टिफिकेट मिला, इसका मतलब अच्छी क्वालिटी है, सस्टेनेबल है, डेवलपमेंट अच्छा होगा वहां से, तो फिर उस प्रोजेक्ट में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के सब इन्वेस्टर पैसा लगाएं, ऐसा सर्टिफिकेशन सिस्टम है। तो अमेरिका जापान वगैरह इसको प्रमोट करें, दैट इज कॉल्ड ब्लू डॉट नेटवर्क। इसके बाद आता है रेलवे। तो रेलवे का हिसाब ये है, शेयर मार्केट के क्वेश्चन खैर अब तो आते हैं, 2-3 सवाल तो आ जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिछले 12 साल में 2 सवाल आए तो बहुत रेयर है। रेलवे के कितने हैं, 0, मतलब मेरे ख्याल से पिछले 12 साल में रेलवे का कुछ नहीं पूछा उन्होंने, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कुछ आ जाए। आपको मेंस में पूछा वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रेलवे से कैसे अफ्रीका में विकास हुआ, पर MCQ में आपको कम दिखता है। फिर मैंने हैंडआउट में तो आपको सब दिया ही है, क्योंकि CDS CAPF स्टाफ सिलेक्शन स्टेट सर्विस पूछते हैं, पर मैं वो सब पढ़ाई नहीं बैठूंगा, मैं आपको सिर्फ काम की चीजें बताऊंगा जो मतलब थोड़ा बहुत जानने लगे। तो नेक्स्ट इज रेलवेज। तो रेलवे के अंदर उसकी मिनिस्ट्री होगी, उसमें कौन से डिपार्टमेंट क्या हिसाब है आपके हैंडआउट में आपको दिया, देख लेना। कुछ कंसेप्ट समझते हैं। और सब्सिडाइजेशन क्या, मान लो एक रेलवे जा रही है, उसने सोचा मुझे 100 रुपये कमाने हैं, तो पैसेंजर का किराया भी 100 रुपये रखे, लेकिन ये लोग बहुत गरीब है, 80 रुपये चार्ज करो, तो यहाँ पर लॉस हो गया 20 का। तो फिर जो फ्रेट यानी माल वहन करना है, स्टील सीमेंट फर्टिलाइजर आदि का, तो उसको 100 रुपये नहीं, उसको 120 चार्ज करो, ताकि प्लस 20 से लॉस कवर हो जाए। इसे हम कहते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन। माल भाड़े पे, माल परिवहन पे ज्यादा फीस लेते हैं ताकि यात्री किराया कम रहे, आपके बहुत बेस्ट है। पर इसका नुकसान क्या है, फिर जो फ्रेट कंपनी है उनको मजा नहीं आता है, फिर वो कहेगी अच्छा तो ट्रक से बेचते हैं, लेकिन ट्रक के अंदर ज्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, दिस इज वन थिंग। दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो, रेलवे की इनकम यानी आमदनी कितनी है, मान लो 100 रुपये, और रेलवे के एक्सपेंसेस यानी खर्चे कितने, 98, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपये का। तो ये लोग उसको कैसे दिखाते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग रेशियो 98% है, और आप समझिए 98% मतलब कैट के 98 परसेंटाइल नहीं है, इधर ज्यादा बड़ा नंबर है वो बुरी बात है, क्योंकि ऐसा बोला कि तुम सिर्फ 2 रुपये का प्रॉफिट कमाते हो। फिर सरकार ने टारगेट लिया है कि इसको हमें कम करना है, इसको 95% करना है, यानी हम 100 रुपये कमाए तो उसमें 5 का प्रॉफिट दिखना चाहिए, तो दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। मान लीजिए पॉइंट A से पॉइंट B हमें रेलवे ट्रैक बिछाना है या नया ट्रेन शुरू करना है, तो आंख बंद करके कहीं पर भी चला देंगे, नहीं, सरकार पहले देखेगी क्या इस रूट पे हमें मिनिमम 12% प्रॉफिट होगा कि नहीं, तो ही हम ये रेल ट्रैक बिछाएंगे या यहाँ नया ट्रेन शुरू करेंगे। तो ये उनका एक मॉडल या प्रिंसिपल होगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि भाई ये अगर 12% प्रॉफिट के हम लालच में बैठे तो फिर तो नॉर्थ ईस्ट नक्सल प्रभावित यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया, जहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बोले और ट्रेन चलानी चाहिए, जहाँ एयर पोल्यूशन ज्यादा है वहाँ ज्यादा ट्रेन चलानी चाहिए, ये सब हम कर ही नहीं पाएंगे अगर हम 12% प्रॉफिट ही देखते रहे, क्योंकि ये सब जगह पर हो सकता है आपको 12% प्रॉफिट ना मिले। तो ऐसे भी प्रोजेक्ट हम अप्रूव करेंगे, भले वहाँ पर 2 to 3% प्रॉफिट हो तो भी हम करेंगे, क्योंकि या तो एनवायरमेंट के लिए या नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है। ये जो नया सिद्धांत अपना इसे क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ऐसा मॉडल है। तो किसके वास्ते, रेलवे के वास्ते, कि भले नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन बिछाए उसमें 2% भी प्रॉफिट उनको दिखे तो भी वो बिछाएंगे, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद कुछ आते हैं रेलवे के रिफॉर्म्स। पहले रेलवे में ऑफिसर 8 जात के होते थे, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर, सिग्नल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और स्टोर, ये सबको टेक्निकल सर्विस बोला। इसकी भर्ती यूपीएससी करती थी, पर एग्जाम अलग था, IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। 3 अलग से रेलवे ट्रैफिक, रेलवे अकाउंट्स और रेलवे पर्सनल, इनका इन्हें कहा गया नॉन टेक्निकल सर्विस है, और ये जो आप IAS वाली एग्जाम देते हैं सिविल सर्विस एग्जाम, उससे होता था। अब जब इतने सारे आपने अलग अलग सेक्शंस बना दिए, सर्विसेज बना दिए, तो आपस में उनका सब टकराव चलेगा, कौन आगे बढ़ सकता है, करियर प्रोग्रेशन, किसके पास ज्यादा पावर है। अब यहाँ पर भी जैसे स्टोर सर्विसेज है, तो उनके ऑफिसर्स का खुद का इतना नेटवर्क नहीं होगा, तो रिक्रूटमेंट कम चलेगी, उस कारण वो सर्विस एकदम वीक रहे।
तो मैन पावर प्लानिंग बेकार था। फिर बनी विवेक देबरॉय कमेटी, उन्होंने कहा ये सब मर्ज कर दो, मर्ज करके बनाओ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस यानी आईआरएमएस, तो सिंगल सर्विस बनाने की बात हुई। ऑफ कोर्स इसमें नेगेटिव आर्गुमेंट भी है कि अगर 8 सर्विस मर्ज कर दोगे तो इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल वाला काम नॉन इंजीनियर थोड़ा कर सकता है। विवेक देबरॉय ने बोला था कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ऐसी 2 सर्विस रखो, 8 की 2 कर दो, ऐसा 8 का सिंगल करने का नहीं बोला था। फिर वो सब एक एक 2 लाइन में याद रखना है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे बोर्ड, जैसे कंपनी होती है तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उसी तरह रेलवे के ऊपर होता है रेलवे बोर्ड, उसका एक चेयरमैन होता है और बाकी अलग अलग जो 8 सर्विसेज पहले थी उसमें से ऑफिसर्स को वहां पर रखा जाएगा। पर वो सब एकदम टिपिकल सरकारी बाबू वाला काम, आराम पसंद काम, कुछ एफिशिएंटली हुए नहीं। तो सरकार ने कहा नहीं, इसको कंपनी बोर्ड जैसा बना देते हैं कि अब से इसको चेयरमैन नहीं बोलेंगे, अब से इसको बोलेंगे सीईओ, और इसमें कुछ और रिफॉर्म्स लेंगे जो अपने लिए बहुत काम के नहीं, सफिशिएंट हो कि रेलवे बोर्ड को रिफॉर्म किया गया, कॉर्पोरेट स्टाइल का बनाने की कोशिश हुई। फिर मुद्दा आया, हाँ तो रेलवे में यार का हैंडआउट में से देख लेंगे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, क्रॉस सब्सिडाइजेशन मैंने आपको सिखाया, पर्सनल रिफॉर्म मतलब रिक्रूटमेंट में रिफॉर्म हमने देखे। फिर प्राइवेट ट्रेन, लोग प्लेन में क्यों जाते हैं? फास्ट है, क्लीन है, सेफ है। आपके सेफ कहां से क्रैश हो सकता है, आतंकवादी हाईजैक कर सकता है, पर उसके सामने आप रेलवे के अंदर कुछ भी लूटपाट करे, कुछ लोग आगे भीख मांगे अपने दौर को ट्रेन से धक्का मार के फेंक दे, महिलाओं के साथ वो जाती करे, तो देन पीपल थिंक ट्रेन के मुकाबले प्लेन इज सेफर। अब सरकार ने इसको फिक्स करने के लिए तेजस, वंदे भारत, उदय ऐसे एकदम 5 स्टार टाइप की ट्रेन शुरू की। ये जो वंदे भारत है, आप बैठना कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, एक बार मुझे बुलाया गया एनआईटी सूरत में, आप ये सब यूपीएससी अवेयरनेस सेमिनार करो। अहमदाबाद से मुंबई जाती होगी वो वंदे भारत में, बैठा सूरत उतर गया, एकदम 5 स्टार एक्सपीरियंस। मतलब वहां पर समझो आप उस ट्रेन में बैठते हैं और ट्रे होता है, उसमें आप लैपटॉप रख के पावर पॉइंट बनाओ, वैसा हिलेगा नहीं, एकदम स्मूथ चले, मतलब यू डोंट इवन फील, आवाज नहीं आएगी, सब एकदम साफ सुथरा, एकदम सर्विस, आपको खाना नाश्ता देंगे वो लोग, वहाँ का जो भी मैनेजर और स्टाफ होगा वो तमीज से पेश आए, कोई भीख मांगने वाले नहीं, कोई फालतू के लोग नहीं। तो यस, गुड एक्सपीरियंस। पर अब तकलीफ समझो, हर एक ट्रेन तो ऐसी बन नहीं सकती क्योंकि भारत सरकार के पास ऐसा इतना सारा पैसा नहीं है। तो सरकार ने सोचा कि चलो हम प्राइवेट कंपनियों को बोलते हैं कि आप खुद से ऐसी ट्रेन बना के चलाओ, जैसे सरकारी हाईवे है उसमें सरकारी बस भी दौड़ती है और प्राइवेट टूर ऑपरेटर की बस टैक्सी भी दौड़ती है, तो सरकारी ट्रैक पे भी प्राइवेट कंपनियों की ट्रेन दौड़ सकनी चाहिए, तो ये सरकार ने अलाउ किया। तो प्राइवेट रेलवेज ऑन सरकारी ट्रैक, इसमें जो प्राइवेट प्लेयर है वो खुद डिजाइन करे कैसी मुझे ट्रेन बनानी है, वो उसे बिल्ड करे, उसके वास्ते पैसा लाना है तो फाइनेंस में शेयर बॉन्ड इशू करे और फिर वो ट्रेन चलाए। तो ये एक जात का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की सरकार ने कहा हमारे ट्रैक पे आप चलाएंगे और हमें आपकी टिकट में से कुछ पैसा हिस्से में देना होगा वगैरह। फिर पूरा जो मॉडल है समझने की प्रीलिम्स में जरूरत नहीं है, बेसिक आइडियाज इनफ, बाकी वो मेंस में समझना है, मेंस में देखेंगे। फिर प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर इसके अच्छे बुरे क्या आयाम है वो भी मेंस का मुद्दा मेंस में देखेंगे। नाउ रेलवे मॉडर्नाइजेशन में इसके बाद समझो थोड़ी स्लाइड्स हैं तो वो हम खत्म करेंगे फिर ब्रेक लेंगे ताकि रेलवे एक टॉपिक के रूप में कंप्लीट हो जाए। सरकार ये बोलती है सब डीजल इंजन बंद कर दो, सिर्फ इलेक्ट्रिक इंजन चलाओ ताकि प्रदूषण नहीं हो। आपके तो फिर डीजल इंजन का क्या है, इनको अफ्रीका बेच देंगे, ऐसा सरकार ने सोचा है, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन करेंगे, ऐसा सरकार ने डिसीजन लिया। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ये तो भाई एक जात का ग्रीन वॉशिंग है। आप ये कह रहे हैं कि हम बिजली से ट्रेन चलाएंगे तो मतलब वो पर्यावरण के लिए अच्छा है, पर रेलवे की जो बिजली जाती है 56% ऐसा कोयला जला के बनती है, तब डीजल नहीं डाले तो कोयला तो जला के नहीं, तो क्लीन कैसे हुआ? और ये जो डीजल इंजन हम कह रहे हैं कि उसको बेच दो अफ्रीका को, अफ्रीका के देशों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि सारे हमारे डीजल इंजन को खरीद सके। और वो ये जो ट्रेन होता है उसके ये 2 पहियों के बीच वो ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, ऐसा अफ्रीका में अलग सिस्टम है, तो अपने पहिए वाला ट्रेन चल ही नहीं सकता, उसको आपको रिफिट करके ऐसा अलग बनाना पड़ेगा। तो मेनी चैलेंजेस, तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए के डीजल इंजन जो हमने खरीद के रखे हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे, ये सब कंट्रोवर्सी चलती है। इवन यूरोपियन यूनियन, चाइना, रशिया, ये सब लोगों ने भी 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं करे। पैसेंजर वाली ट्रेन इलेक्ट्रिक है ताकि वाइब्रेशन कम आए, नॉइस कम आए, लेकिन जो माल परिवहन है गुड्स का उसमें वो डीजल वाले इंजन यूज करते हैं। जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं सब टर्रेन ऐसी है, दुर्गम प्रदेश है, पहाड़ है, तो वहाँ ये इलेक्ट्रिक वाला नहीं चल सकता, कोयला या डीजल वाला चाहिए वगैरह वगैरह। रेलवे मॉडर्नाइजेशन में एक तो उसका फंड बना है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, फिर कुछ उनका ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम ऐसा कवच प्रोजेक्ट है, वो कुछ ब्लूटूथ या वाईफाई से डिटेक्ट करता है, वो सब क्या साइंस टेक में आप देखना। फिर कुछ तो क्लीशे उनके वही जीसीपी के मुद्दे। डीआरडीओ ने बायो टॉयलेट्स बनाए कि उसके अंदर ये जो भी गंदगी है ये सब एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देंगे, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के अभाव में जो एब्सेंस में डिकम्पोजिशन करे, तो ये सब हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो, आई गिव यू 30 सेकंड्स। मतलब इतना कौन पढ़ के जा सकता है, इंडिया साइंड एमओयू विद यूएसए और उसके अंदर टारगेट है कि ये भाई इतना कौन याद करके जा, और आप तुक्के भी नहीं मार सकते, तुक्के मारने का तो ये भी जवाब लगे बट वो गलत हो जाएगा। कोरोना से पहले मतलब 2020 से भी पहले 2019 से पहले भी रेलवे ने कुछ रिफॉर्म्स लिए थे, पर वो नॉन आईएएस एग्जाम में ज्यादा काम किया, इसमें कम काम किया, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा, लेकिन आपके हैंडआउट में दिए प्रोजेक्ट यूनिगेज क्या है वगैरह वगैरह, वो गरीब रथ क्या होता है, रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है, अच्छा रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है, वो एड्स अवेयरनेस के लिए। तो ये सब जनरल वहाँ पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन बैंक अपडेट नहीं करते स्टेट सर्विस वाले। वंदे भारत का टेक्निकल नाम क्या, ट्रेन 18, इसकी इतनी स्पीड है, ये सब एक बार सीरियस में पूछा था, क्या वो जनरल नॉलेज हैंडआउट में दिया, देख लेना। तो हमने रेलवे के नाम पे जाने लायक चीजें क्या थी, पर्सनल रिफॉर्म रिक्रूटमेंट में क्या, वो सर्विस का यूनिफिकेशन 8 में से करने के बाद बोर्ड का रिस्ट्रक्चरिंग, प्राइवेट ट्रेन चलाएंगे, टिकट के अंदर ऑपरेटिंग रेशियो और क्रॉस सब्सिडाइजेशन कंसेप्ट देखे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट यूनिगेज, सेफ्टी के लिए कवच है। यूनिगेज मतलब क्या, ट्रेन के 2 व्हील के बीच जो डिस्टेंस है उस हिसाब से अलग अलग होते हैं, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, तो पूरे भारत में एक ट्रेन नहीं चल सकती, अलग अलग जगह अलग अलग उसका विड्थ रहता है, तो सभी जगह एक ही विड्थ वाला होना चाहिए, उसको कहते हैं यूनिगेज वगैरह वगैरह। मेट्रो ट्रेन, नाउ दिस गेट्स इंटरेस्टिंग। मेट्रो ट्रेन का काम रेलवे नहीं देखता है, मेट्रो ट्रेन का काम देखता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब स्वाभाविक है हर एक सिटी क्या चाहेगा कि हमको भी मेट्रो ट्रेन दे दो, तो फिर उसके लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और स्वाभाविक है जो पॉलिटिकल पार्टीज उनको उसका मुद्दा बनाना, देखो हमको मेट्रो ट्रेन नहीं दे रहे हैं, तो सरकार ने नीति बनाई कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, अगर जो आपके सिटी में ट्रैफिक की प्रॉब्लम बस और नॉर्मल ट्रेन से सॉल्व हो सकती है तो मेट्रो ट्रेन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत जमीन चाहिए आपको, सब दिक्कत आती है। दूसरा, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी लैंड एक्विजिशन, मतलब इसके लिए जो भी किसान का जमीन गया या दुकानदार का जमीन गया राज्य पहले लेके आए, फिर यूनियन अप्रूव करेगा और आगे बढ़ने की अनुमति देगा। इसके लिए पैसा कहां से आएगा, 2 मॉडल है, एक है 50-50 कि यूनियन 50 दे, स्टेट 50 दे और ये ट्रेन चले। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन, अहमदाबाद टू गांधीनगर मेट्रो ट्रेन इस मॉडल पे है। कुछ जगह होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वैसा कि
सपोज टाटा 50 दे दे, राज्य सरकार 40 दे दे, आपके 10 रुपए फिर भी कम पड़ रहे हैं, तो वो 10 रुपए यूनियन गवर्नमेंट देगा, जिसे हम कहते हैं वायबिलिटी गैप फंड, वायबिलिटी गैप फंड। अब ये जो मेट्रो ट्रेन है उसके भी प्रकार होते हैं, कुछ बहुत बड़ी साइज के होते हैं नॉर्मल, उसका 1 किलोमीटर का खर्चा है 222 करोड़, कुछ एकदम स्मॉल साइज के ऐसे मेट्रो ट्रेन होते हैं, मेट्रो नियो। तो अलग अलग सिटी में रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप के मेट्रो फिट करेंगे। अब मेट्रो आप क्या समझते हैं कि चलो दिल्ली में है, या आप कहें ओके लखनऊ में है, आप कहें ओके अहमदाबाद में है, लेकिन क्या ये इससे ज़्यादा लंबा खींच सकता है क्या, कि दिल्ली से हरियाणा भी जाए, उत्तर प्रदेश भी जाए, राजस्थान तक चला जाए? अगर आप ऐसा करें कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा 4 स्टेट को कनेक्ट कर दे मेट्रो से, तो वो क्या होगा, आरआरटीएस, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो ये भी प्रोजेक्ट चल रहा है। कोची में वाटर मेट्रो है, तो वो वाटर मेट्रो मतलब क्या, वो बोट से जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। कोलकाता के अंदर मेट्रो है, वो नदी के अंदर से भी अंडरग्राउंड उसका सब टनल से जाता है। वो सब जनरल नॉलेज आपके एंड ऑफ में आईएएस में तो कम पूछते हैं, और बाकी परीक्षाओं में पूछते हैं, तो गो थ्रू दैट। बजट में बोला कि नए रेलवे कॉरिडोर बनाएंगे, पर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास सीन नहीं बनता प्रश्न पूछने का। ये जो वंदे भारत ट्रेन मैंने आपको बताया कैसे एकदम कंफर्टेबल है, लैपटॉप भी आपका वाइब्रेट नहीं करता, उसका कारण क्या, उसके नीचे ये जो ट्रेन की बोगी होती है, नीचे वाला पोर्शन, उसमें सब अपना चीजें फिट की होगी। तो सरकार ने कहा ऐसी सारी बोगीज बाकी ट्रेनों में भी हम फिट करेंगे, तो वहां पर इतना कंफर्टेबल राइड रहे। हाइपरलूप क्या है, एल्यूमिनियम, मतलब ये ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट किया जाए, शून्यावकाश पैदा किया जाए और एल्यूमिनियम पॉड कार वो ऐसे चले, हाइपरलूप प्रोजेक्ट। तो इसका भी महाराष्ट्र में कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो रेलवे का खेल खत्म, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद सिविल एविएशन की बात करेंगे। तब तक आप ब्रेक में एक और पीवाईक्यू ट्राई करें। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। वन मोर मिनट। हाँ तो मित्रों, ये कोल माइनिंग के बारे में आपको क्या लगता है? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। दीपक, मानसी, चीकू, सुरुचि, शिवांश, मुनीश, सरोज, भावना, रेवती, डॉली, शगुफ्ता, बिपिन, आर्यन, खुशी, प्रीति, सन्यासी, गुड़िया, कुणाल, शुभम, अलका, जितेंद्र, आकाश, दीक्षा, संभवी, हर्षित, सायरा, कोशिका, हयात, ऋषांक, प्रज्ञा, अंकुर, नंदिनी, निखिल, इम्तियाज, अभिषेक, अनिकेत, ये सब लोग। फिर राहुल, अमर, रंजन, नवनीत, आशुतोष, शिवा, छवि, दारवी, निशिता, ऐश्वर्या, नदुष। करेक्ट आंसर। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत रखें, मतलब ये तो जिस साल पूछा गया तब की बात है, तब एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि गौतम अदानी ने ऑस्ट्रेलिया में कुछ कोल माइंस खरीदी है। क्यों खरीदी, उतना लंबा क्यों ना पड़ा, उधर दूर क्यों जाना पड़ा? क्योंकि भारत में मैंने आपको बताया कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्हें अदानी को अपने पावर प्लांट बिजली पैदा करने के लिए जितना कोयला चाहिए इधर नहीं मिल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया जाके मैं लाऊंगा। तो आप खुद को सवाल पूछो कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलेगी, भारत आत्मनिर्भर हो गया कोल प्रोडक्शन में, तो अदानी वहां पर क्या लंबा होने की जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि उसकी बहुत कंट्रोवर्सी, ग्रेटा थनबर्ग सब आंदोलन चलाने लगी, ग्रेटा थनबर्ग सब कंपनियों को बोलने लगी कि तुम अदानी को बॉयकॉट करो वगैरह वगैरह। एनीवे, सो द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हम कोयले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो अगर चीज रॉन्ग, तो सी चला गया, बी और डी चला गया, तो जो जवाब बचे क्या है, आंसर वन ओनली। दूसरा भी गलत है, आप सोचने बैठ। कोल ब्लॉक्स आर अलॉटेड ऑन लॉटरी बेसिस, मतलब जैसे अदानी के मैं 20% रॉयल्टी दूंगा, टाटा के मैं 30% रॉयल्टी दूंगा, तो सरकार ने टाटा को देना चाहिए, नहीं लॉटरी निकालते हैं जिसका नसीब होगा, तो ये तो लॉस हो जाएगा सरकार का। तो सेकंड इज आल्सो रॉन्ग, तो उस हिसाब से भी आप 50-50 कर सकते हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने वाटरवेज, शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज देख लिया। फिर आखिरी मुद्दा बचता है सिविल एविएशन, मतलब हवा में उड़ लेते हैं।
तो हवा में उड़ने में कुछ खास दम है नहीं। एविएशन के नाम पे सबको सस्ती एयर टिकट मिले, ऐसी उड़ान यात्रा है। सस्ते एयरपोर्ट बनाया जाए, नव निर्माण योजना है। फिर एनआरआई वापस घर वापसी के लिए वो कोरोना में वापस आए, वंदे भारत। यूक्रेन में जो लोग एमबीबीएस करने गए थे वो वापस आ सके, ऑपरेशन गंगा। फिर ड्रोन को बहुत प्रोत्साहन देंगे। ये घूम फिर के 4-5 मुद्दे चलते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के नीचे जाने लायक क्या है? डिपार्टमेंट कोई नहीं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए, इसका काम है पायलट को लाइसेंस देना, एयरक्राफ्ट की सेफ्टी देखना। अभी डीजीसीए कौन है? आईएएस ऑफिसर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका काम क्या है? ये सब एयरपोर्ट का संचालन करना, कि वहाँ रनवे की क्या लेंथ होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए वगैरह। कुछ एयरपोर्ट ये लोग खुद से चलाते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे एयरपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे या तो अदानी को या जीएमआर ग्रुप को दे दिए कि तुम चलाओ, और उसमें हमें पैसा दे देना, और तुम ये जो नागरिक है उनसे पार्किंग फीस लेना, जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर आए उसको पेट्रोल भरना, उसमें पैसा कमाना वगैरह। तो दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सरकारी कंपनियों में एक था एयर इंडिया, हालांकि उसका तो हमने देखा प्राइवेटाइजेशन हो गया, वो तो टाटा को बेच दिया। फिर एक है सिविल एविएशन सिक्योरिटी, वो इतना काम करे। सरकार ने सोचा नव निर्माण, मतलब छोटे शहरों में भी हम एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे बनाएंगे। पूरे देश का आम नागरिक यानी उड़ान, मतलब नागरिकों को सस्ते प्राइस पे एयर टिकट मिले। अभी जो उड़ान स्कीम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई भुवनेश्वर से गुवाहाटी की फ्लाइट पहले नहीं चलती थी, तो सरकार ये सब एयरलाइन कंपनियों को पूछे क्यों नहीं चलाती है कि हमको 5 पैसेंजर मिले नहीं, पेट्रोल का पैसा रिकवर नहीं होगा, तो हमें टिकट बहुत महंगी रखी पड़ेगी 50,000 की। फिर सरकार पैसेंजर से पूछे तुम जाते क्यों नहीं है, टिकट बहुत महंगी 50,000 की। दोनों को करीब कैसे लाया जाए, तो टेम्पररी सस्ता दिया जाए, फिर इनको चस्का लगे, फिर ज्यादा कस्टमर आएंगे तो एवरेज प्राइस वैसे भी वो ड्रॉप कर देगा। ये सब सोचा सरकार ने। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि मान लो रांची से दिसपुर एक फ्लाइट चलाई जाए, तो उड़ान स्कीम के तहत ऐसा है कि इसमें जो सीट होगी उसका प्राइस क्या रखा जाएगा, पर आवर जितना फ्लाइट है तो 2,500 रुपया, 500 किलोमीटर पर 2,500 रुपया, ऐसा कुछ फीस रखेंगे। भले इसका मान लो कि 3,000 रुपये फीस लेना, ओपन कहेंगे नहीं 2,500 का टिकट बेचो। आपका एयरलाइन कंपनी का लॉस हो गया 500 का, हाँ तो वो एक तिजोरी में से उसको दिया जाएगा जिसको कहेंगे वायबिलिटी गैप फंड। अब आपको प्रश्न होगा वायबिलिटी गैप फंड में पैसा किधर से आएगा, जीएसटी लेके लाओगे? नहीं, उसमें सरकार पैसा ऐसे भरेगी कि मान ली मुंबई से दिल्ली, ये तो हाई फ्रीक्वेंसी हाई ट्रैफिक रूट है जहाँ पर लोग खुशी खुशी खुद से ही जाते हैं। तो जो भी ऐसे मेजर रूट्स हैं, मुंबई दिल्ली, दिल्ली बेंगलुरु, वहाँ जो भी प्लेन जाएगा तो हर एक ट्रिप पर उसने 5,000 रुपये इस तिजोरी में भरने होंगे, ताकि बाकी जो लॉस मेकिंग वाले रूट्स हैं वहाँ पर सस्ते में प्लेन उड़ाई जा सके। दैट इज उड़ान स्कीम। नेक्स्ट, नव निर्माण। देखिए ये दिल्ली बेंगलुरु वगैरह के एयरपोर्ट होते हैं, वो सब 5 स्टार टाइप का होता है, तो वहाँ पर आपको सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी, सब एस्केलेटर होते हैं। लेकिन 24 घंटे समझो ये एस्केलेटर चालू रहेंगे तो इसका लाइट बिल आएगा। अब आप कहें कि कोई छोटा सा एकदम शहर है, मान लो पीथापुर, वहाँ पर इतने पैसेंजर नहीं आएंगे कि ये सब आप तामझाम चला सके, तो उधर नो फ्रिल्स होना चाहिए। नो फ्रिल्स मतलब बिना तामझाम का, बिना सुख सुविधा वाला, नो फ्रिल्स। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया छोटे शहरों में ऐसे नो फ्रिल्स, मतलब सीढ़ियों से ही चलो तुम, ऐसे एयरपोर्ट बनाएंगे। तो दैट इज नव निर्माण स्कीम। डीजी यात्रा क्या? नॉर्मली जब आप एक एयरपोर्ट पे जाते हैं तो 3-4 बार आपने अपना आधार कार्ड दिखाना पड़े, वो चेहरा मैच करे, ये सब चलता है। डीजी यात्रा से फायदा ये है कि आप उसके ऐप को इंस्टॉल करो, उसमें आप आधार कार्ड से लिंक करो, फिर आपका जो भी टिकट है उसको स्कैन करो, बस फिर आप जाओगे तो अपने आप वो सब स्कैन कर लेगा उसे, और आपको हर स्टेज पे रोक के कागज नहीं मांगेगा। तो फास्टर मूवमेंट ऑफ पीपल। फिर एक कंट्रोवर्सी चलने लगी, तो जब आप प्लेन में जाते हैं तो प्लेन टिकट चार्ज करेगा, यस, उसके ऊपर जीएसटी वगैरह लगेगा, यस। एडिशनली वो एक और चीज मांगते हैं, यूजर डेवलपमेंट फी फॉर एयरपोर्ट्स। वो असल में जो भी एयरलाइन है, स्पाइस जेट, विस्तारा, इंडिगो, आपसे टिकट पे जीएसटी, फिर एक और फीस मांगेगी, यूजर डेवलपमेंट फीस, और ये फिर वो दे देंगे जो भी एयरपोर्ट से उन्होंने टेक ऑफ किया, मान लो रानी को दे दिया, और फिर उस पैसों से ये एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर किया जाए वगैरह वगैरह। सो दैट इज यूजर डेवलपमेंट फी। अब ये फी कितनी होनी चाहिए? 300 रुपये होनी चाहिए, 400 रुपये होनी चाहिए, कौन तय करेगा? एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी बॉडी है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के नीचे, वो लोग ये सब अप्रूव करते हैं। तो दैट इज यूजर डेवलपमेंट फी। भारत में एविएशन सेक्टर की प्रॉब्लम क्या है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मतलब प्लेन में जो पेट्रोल लगता है उस पर जीएसटी नहीं लगता, उस पर यूनियन का एक्साइज और स्टेट का वैट लगता है, और वो टैक्स बहुत ज्यादा रहता है, इसके लिए इनका फ्यूल बहुत महंगा पड़ता है। दूसरा इनका कारण है प्रेडेटरी प्राइसिंग, मतलब जैसे ये स्पाइस जेट और जो भी ऐसी कंपनियां थी, सामने वाले की कंपनी बर्बाद हो इसलिए हम खुद लॉस में टिकट बेचेंगे, तो डेलिबरेटली सेलिंग द प्रोडक्ट बिलो द कॉस्ट प्राइस टू एलिमिनेट द राइवल कंपनीज। ऐसी प्रेडेटरी प्राइसिंग में ये सब लोग बर्बाद हुए। फिर क्योंकि बहुत सस्ता बेचने लगे तो पैसेंजर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि वो प्लेन में जो भी उसका ऑयल क्लच वायर चेंज करना है वो सब कर नहीं पाएंगे, पैसा कमा रहे हैं, और उसके चलते ये इसका टायर निकल गया, ये आज ऐसा हो गया। एंड कोरोना के बाद तो आप जानते हैं आजकल लूट बाजार बहुत महंगे टिकट बेचे जाते हैं, खासकर कोई बड़ा कुछ समारोह हो जाए, जैसे वो कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट था या कुंभ मेले के अंदर जाना आपको, या कोई क्रिकेट मैच हो, सरकार की एयर इंडिया खुद लॉस में चल रही थी, सरकार ने बेच दिया। सो दीस आर द इश्यूज विद एविएशन सेक्टर। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का एयरपोर्ट इन्फॉर्मेशन देखा, उड़ान स्कीम क्या है, सस्ते एयर टिकट्स, नव निर्माण देखा, छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाएंगे। फिर ड्रोन का क्या हिसाब है? ड्रोन को भी रेगुलेट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री करता है। पूरे भारत को उन्होंने 3 जोन में क्लासिफाई किया, जैसे रेड जोन मान लो प्राइम मिनिस्टर का हाउस, तो उधर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। फिर येलो जोन वहाँ परमिशन लेके उड़ा सकते हैं, ग्रीन जोन वहाँ पर दे दन उड़ा होता। लेकिन इसके लिए आपने अपना ड्रोन सरकार की वेबसाइट में रजिस्टर करना पड़े, फिर उसके मोबाइल ऐप में अपने फ्लाइट प्लान को अप्रूव कराना पड़े, फिर वो आपकी ड्रोन चलेगी। दैट इज ड्रोन रेगुलेशन और उसकी मैकेनिज्म। फिर इकोनॉमिक सर्वे का ये बहुत महान चीज़ है, हालांकि वो तो ठीक है। बजट में ये बोला गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो भी रेंट पे ड्रोन चला सके और उसमें पहला पैसा कमाई, ये सब हम करेंगे। देन ड्रोन एज अ सर्विस, आप समझो एक ड्रोन जो होगा 12-15 लाख का आएगा, तो सबके पास तो पैसा नहीं, तो आपको ड्रोन खरीदना नहीं, आप रेंट पे ले लो ना कि मुझे 2 घंटे के लिए आप आओ और मेरा ये काम कर दो, ड्रोन से फोटो खींचने या कुछ। तो जो ड्रोन एज अ सर्विस है उसका पूरा इकोसिस्टम और उन्हें बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। विदेशी ड्रोन पे बैन लगाया गया, और भी चीज़ें वो हैंड आउट में देखना। फिर अभी नया चीज़ है एयर टैक्सी, मतलब ये हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में तो कुछ पेट्रोल या एविएशन टर्बाइन फ्यूल जलता होगा। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन इसके अंदर ये हेलीकॉप्टर की तरह ये टेक ऑफ करेगा और फिर जाएगा। इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला चीज़ है, ये एयर टैक्सी है। अमेरिका में ऐसे ट्रायल हो रहे हैं, चीन में ट्रायल हो रहे हैं, तो भारत भी ऐसे ट्रायल्स कर रहा है। इसके बाद म्यूजियम इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कल्चर मिनिस्ट्री कुछ देखती है, टूरिज्म मिनिस्ट्री कुछ देखते हैं, उनकी वही सब जीसीबीटी होता है, प्रसाद हृदय, ये वो अपने लिए तो काफी आउटडेटेड टाइप की चीज हो गई, बट स्टेट सर्विस में पूछे तो इसलिए मैंने आपके हैंड आउट में दिया। और भी उसके नीचे कौन सी संस्था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये वो देख लेना टाइम मिले तो, और इट इज गिवन इन हैंड आउट। धर्मशाला डिक्लेरेशन, धर्मशाला हिमाचल में है, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने यहाँ पर सब डिसीजन लिया कि हम बहुत ज्यादा टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। फिर ये स्कीम से प्रसाद और हृदय, बेसिकली जो टूरिज्म और पिलग्रिम धार्मिक स्थल वाले जो सिटीज हैं वहाँ पर हम ये सीसीटीवी इंफ्रास्ट्रक्चर, बस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह फैसिलिटी इंप्रूव करेंगे। दैट इज प्रसाद एंड हृदय। पुरानी स्कीम्स हैं, लो प्रोफाइल है, तो बहुत इस पे निगम नहीं करेंगे, एक लाइन में याद रहेगा काफी। फिर टूरिज्म कल्चर म्यूजियम इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा ये मैरी टाइम वाला म्यूजियम किधर बनाएंगे, लोथल में बनाएंगे, ऐसी सब चीज़ें जनरल हैंड आउट में दिया देख लेना।
कि भारत के जो भी प्राचीन सब किताबें हैं, लेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उन सबको हम स्कैन करें, वेबसाइट पे अपलोड करें ताकि सब लोग उसे पढ़ सके, ज्ञान ले सके। तो भारत श्री डिजिटल म्यूजियम फॉर इंस्क्रिप्शन ऐसा सब हम लॉन्च करेंगे। फिर 2024 बजट में का स्पिरिचुअल टूरिज्म और स्टेट्स को लोन देंगे बिना ब्याज का, रैंकिंग सिस्टम लाएंगे, हालांकि वो अभी तक आया नहीं, वगैरह वगैरह। फिर 2025 का बजट है, इसमें क्या है, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, तो उसे शिपिंग पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। हालांकि सरकार ने पूरा पैसा नहीं दिया, सरकार ने 49% दिया, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर ने 51 देना है। बिहार को नया एयरपोर्ट देंगे, पुराना एयरपोर्ट उसको एक्सपांड कर देंगे, ऐसी सब बात है। जो बड़े जहाज है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देंगे। इससे क्या फायदा, कल याद करो। अगर पबजी को हमने स्पोर्ट्स का स्टेटस दिया तो पबजी प्लेयर को फिर अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सब मिल सकता है। उसी तरह अगर बिग शिप को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिला तो इसका क्या फायदा है कि मान लो आरबीआई के पीएसएल कोटे में भी उसको लोन मिल जाए, उसका जो भी डेवलपर है, सब्सिडी मिल जाए अलग अलग योजनाओं में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को देने वाली। तो ये रिफॉर्म लिया गया। और भी चीजें बोली, पर एमसीक्यू के हिसाब से खास कुछ तीन बनते नहीं, पर क्या आपको तसल्ली रहे कि हमने बजट भी कवर किया तो मैंने आपको बताया। अदरवाइज नॉट ग्रेट अपडेट्स की जिसका मतलब मजा आ जाए। एक और पीवाईक्यू ट्राई करते हैं, फिर आज का तो एंड आउट कंप्लीट हो गया। जस्ट अ मिनट, ये भी 40 सेकंड, इसको देखो फिर सॉल्व करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। टेन मोर सेकंड्स। हाँ, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का आपको क्या लगता है? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अमन, बादशाह, विशाल, रानू, रितिका, सोमेश, हयात, एंजल, तरनजीत, प्रिंस, अंशुल, शिवम, अरुण, अंजलि, अनमोल, मानसी, रुद्र, विवेक, नवीन, दिव्या, सौरभ, निकिता, अल्फ्रेड, आकाश, डॉक्टर मोहित, कुणाल, प्रांजल, शुभम, कौशिका, दीक्षा, सचिन, गौरव, अनुपम, अनिकेत, रेवती, मोनिका, अर्पिता, मयंक, रूपेंद्र, ये सब लोग। फिर अमर, आशुतोष, छवि, निशिता, सौम्या, अविनेश, अविशा, दारवी, अमन, मयंक, नदुष्क आंसर्स। मैंने आपको बताया था जैसे टाटा स्टील, जिंदाल स्टील जब भी माइनिंग करेंगे तो उन्होंने कुछ पैसा दो संस्थाओं को देना है। एक है मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, वो फिर और ज्यादा रिसर्च करेगा कहाँ और मिनरल्स मिल सकते हैं वगैरह, वो उसका काम है। दूसरा कुछ पैसा उन्होंने देना है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को। इनका काम क्या है कि जहाँ पर माइनिंग हो रही है उस जिले के लोगों का कल्याण, सुखाकारी, वेलफेयर देखना, उसके लिए कुछ हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, प्लेग्राउंड बनाते हैं, ये सब काम वो करेंगे। अब आप सोचो और स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ये जो ऋतिक रोशन है ये स्टेट गवर्नमेंट है और ये जो टाइगर श्रॉफ है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी, क्योंकि स्वाभाविक है प्रोटोकॉल या हायरार्की समझो, सबसे ऊपर केंद्र है, नीचे स्टेट है और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट का कोई बॉडी होगा ना। नहीं, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलेगी, नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन दे विल ऑथराइज द स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। मतलब टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन को सिखाएगा कि डांस कैसे करना है। तो दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सी चला गया, डी चला गया, नाउ वी हैव 50-50, ए हो सकता है तो बी हो सकता है। अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रमोट करना इसका काम नहीं है भाई, इसका काम है लोगों की सुखाकारी देखना। मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रमोट करने की तो अलग नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट वो बॉडी अलग है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग और तो रॉन्ग हो गया। तो जवाब है क्या जो बचा, जवाब है सेकंड, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशन। सो द आंसर इज बी 2 ओनली। अब आप एक और चीज इधर ऑब्जर्व करो, जो पीवाईक्यू हमने सॉल्व करे, आप जानते हैं अपना फ्लो क्या है कि कल मैंने पढ़ा है तो मैं आपको आज उसके कुछ पीवाईक्यू हम सॉल्व करते हैं। नाउ ऑब्जर्व द ईयर, ये स्लाइड स्टेज चलेगी 2019 यार, 19 वाला, फिर 2016 का क्वेश्चन, फिर कुछ 2020 में उन्होंने पूछा इनमें से कौन सा मेजर मिनरल है, बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलमेटाइट। एक तो हमने इनके नाम भी नहीं सुने हो, मैंने आपको बताया कि जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो मेजर मिनरल होते हैं। तो फिर हम सोचने बैठे अच्छा क्रोमाइट, क्रोमियम ये थोड़ा मेटालिक टाइप का लगता है, ये तो मेजर मिनरल होना चाहिए। बेंटोनाइट तो वो तो क्ले या ऐसा कुछ है, वो तो मेटल नहीं है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ऐसा सब तुक्के लगा के फिर आप जवाब तक पहुंचो। तो समझो इक्का दुक्का सवाल आते हैं, हर साल आते नहीं, आजकल फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम दिखे, आपको एक सवाल तो आ ही जाता है। तो दैट इज द पिलर 5। इस कारण से कुछ टॉपर्स आपको बोलेंगे ये सब तो मैंने स्किप कर दिया था, वो बोल सकते हैं, पर समझो मैं तो टीचर हूं तो मैं भाग नहीं सकता, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम ये वो देख लेना। तो फिर किस बात की है। सेकंडली स्टेट सर्विसेज में आप जाते हैं तो उसमें तो रेगुलरली सवाल पूछते हैं, पुरानी योजनाओं का भी पूछते हैं, जैसे अभी ये गुजरात का जीपीएससी उसमें दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का पूछा और वो भी 3 स्टेटमेंट फाइंड करेक्ट, ऐसा सब कुछ। तो हैंडआउट कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने बनाए हैं, तो दैट इज पिलर 5। अब उसमें भी समझो आगे क्या होगा। ये हैंडआउट खत्म हो गया तो अभी नेक्स्ट हैंडआउट कल मैं अपलोड करूंगा, वो होगा सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। वो उसके बाद कम्युनिकेशन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, शायद वो 2 हैंडआउट होंगे या सिंगल हैंडआउट होगा, वो देखते हैं कितना सीन क्या बन रहा है। बट यस वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो कल हम देखेंगे ये अमरूद, स्मार्ट सिटी, सुगम्य भारत, पीएम आवास योजना, उसके बाद कम्युनिकेशन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सब देखना है। तो टुमारो ऑल्सो क्लास। बाकी मैंने आपको बताया 2 वीक में कोर्स खत्म हो जाएगा। मेगा टेस्ट की प्रोबेबिलिटी 17 तारीख को 100 क्वेश्चन की रिवीजन की मैंने यूट्यूब पे सीरीज चालू की है। फ्री टाइम हो तो वो देखना, तुरंत वो चैप्टर रिवाइज करना। जैसे अभी मैंने 1A1 कंप्लीट कर दिया, तो इतना करो, तो धीरे-धीरे आप बढ़ेंगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन, मोर कॉन्फिडेंट पोजीशन। तो 1A1 गया, अभी परसों तक में मैं सेकंड वाला 1A2 मॉनिटरी पॉलिसी सीआरआर एसएलआर वाला उसका वीडियो बनाऊंगा, तो पहले आप वो करते रहे ताकि 17 तारीख के टेस्ट में कुछ ढंग का स्कोर आए। बाकी कल मिलते हैं, आगे कहानी जारी रहेगी। ऑल द बेस्ट, लेट्स गेट